अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मंसूर वॉइस 2.0। पेशे खिदमत है नई खौफनाक कहानी हमजाद का साया, एपिसोड 1। अचानक मैंने अपने साये को बुरी तरह से लरजते और तड़पते देखा। मैं अपनी जगह पत्थर का बुत बना खड़ा था, मगर मेरा साया हरकत कर रहा था। वो बुरी तरह से लरज और तड़प रहा था। उसे हरकत करते, लरजते और तड़पते देखकर अपने हमजाद को तस्कीर करने के लिए जो अमल पढ़ रहा था वो मैंने और ज्यादा ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू कर दिया। जो ही मैंने अमल के अल्फाज ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू किए, साये की लर्जिश और तड़प में कई गुना इजाफा हो गया। इसके साथ ही मुझे हर तरफ से अजीब और खौफनाक आवाजें आनी शुरू हो गईं। यूं लगता था जैसे हजारों बदरूहें मिलकर बैन कर रही हों। उन खौफनाक आवाजों को सुनकर मैं बुरी तरह सहम गया। मैंने दिल में सोचा कि मैं अमल पढ़ना फौरन तर्क कर दूं, लेकिन फिर मौत के भयानक एहसास ने मुझे उस अमल को तर्क करने से रोके रखा और मैं मुसलसल 3 दिनों से कुछ खाए पिए बगैर इसी हालत में मुल्क भारत की कैद में था, जिन्होंने मुझे नाकर्दा गुनाहों की पादाश में मौत की सजा सुना दी। मुझे मौत की कुर्सी पर बिठाए जाने वाले 72 घंटों की मोहलत में से ज्यादा अब मजीद 2 या 3 घंटे बाकी रह गए थे और मैं अपनी जान बचाने के लिए एक कदीमी नुस्खे की दरियाफ्त पर अपने हमजाद, अपने साये को तस्खीर करने के लिए 3 रोज से भूखा प्यासा और मुसलसल जाग कर तस्कीरे हमजाद का अमल पढ़े जा रहा था, जिसकी वजह से मेरी हालत इस कदर पतली और अबतर हो गई कि टांगों और कमर में जैसे मोटी मोटी सलाखें गुजर कर रह गई हों। और भूख प्यास से मेरा हलक ही नहीं, मेरा मैदा भी सूख कर कांटा बनकर रह गया था। नींद के शदीद दबाव से मेरे दिमाग की शरियानें फट रही थीं। अपनी इस हालत की वजह से मैं किसी भी लम्हे गिर सकता था, मगर अपने नाकर्दा गुनाहों की मिली हुई मौत की सजा के खौफनाक एहसास ने मुझे अभी तक गिरने नहीं दिया। मैं इंतहाई अजियत में होने के बावजूद अपने साये को काबू करने की कोशिश में मसरूफ था। और अब अचानक जब मैंने अपने साये को इस तरह हरकत करते, लरजते और तड़पते देखा तो मेरे अंदर जैसे एक नई तवानाई, नया वलवला और जिंदगी की नई लहरें सी दौड़ती चली गईं। मेरा तारीख होता हुआ जहन जैसे फिर से रोशन हो गया और फिर मेरे साये ने अचानक मेरा साथ छोड़ दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे पैरों को छोड़कर आगे रेंगने लगा। साया मेरे पैरों को छोड़कर चंद इंच के फासले पर जाकर रुक गया और फिर अचानक उसने जमीन से ऊपर उठना शुरू कर दिया। उसके ऊपर उठने का अमल काफी सुस्त था। मैं मुसलसल उस पर नजरें जमाए ऊंची आवाज में अमल पढ़ने में मसरूफ था। चंद ही लम्हों में वो मेरे सामने किसी इंसान की तरह अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था और फिर साये में इंसानी खदोखाल नुमाया होने लगे। मैं आंखें फाड़े उसकी जानिब देख रहा था। उसका जो चेहरा मेरे सामने नमूदार हो रहा था वो 100% मेरा चेहरा था। वो मेरा 6 माह पहले वाला चेहरा था, जिस पर फिक्र तरद्दुद, जख्म और अजियतों का हल्का सा भी शायबा तक न था। जबकि इस वक्त खुद मेरी हालत ये थी कि सिर्फ मेरा चेहरा ही नहीं, मेरा पूरा बदन बेशुमार जख्मों से भरा हुआ था। 6 माह की कैद मुसलसल से मेरी दाढ़ी मूंछें झाड़ झनकार की तरह बढ़ गई थीं। अगर मेरा साया मेरी 6 माह वाली हालत में मेरे सामने ना आता तो शायद मैं तो क्या, मेरे फरिश्ते भी उसको पहचान ना पाते। अपने दूसरे रूप और अपने पहले वाले अक्स को देखकर मेरे वजूद में एक नई सरशारी आ गई। गोया मेरा अमल पूरा हो गया था। कैद खाने से मिले हुए तस्कीरे हमजाद के नुस्खे पर कामयाबी से अमल करते हुए मैं अपने वजूद की लतीफ़ और गैबी कुव्वत को अपने सामने लाने में कामयाब हो गया। नुस्खे के मुताबिक हमजाद को तस्कीर करने के लिए ये मुसलसल 3 दिनों का अमल था। अमल के पूरा होते ही साया हमजाद को मेरे सामने आ जाना था। इस रौ से उसका मुकम्मल चेहरा मेरे सामने था और वह पलकें झपकाए बगैर खामोशी से मेरी जानिब देखे जा रहा था। अमल मुझे उसके जाहिर होने के उस वक्त तक पढ़ना था जब तक कि वो मेरे सामने लब कुशाई ना करता या मुझे अमल पढ़ने से खुद ही ना रोक देता। मैं इस तरह अमल पढ़ते और उस पर फूंके मारने लगा। जैसे ही मैंने 7वीं बार उस पर फूंक मारी, उसके लबों पर लगी खामोशी की मोहर टूट गई। अस्सलामुअलैकुम उसके मुंह से निकला। वालेकुमुस्सलाम ए हमजाद। मैंने नुस्खे में दर्ज उसके जवाब को याद करते हुए कहा, क्यों बुलाया है आपने मुझे? उसने हर किस्म के जज्बात से आरी लहजे में पूछा। मैंने तुम्हें तस्खीर किया है और इसके लिए मैंने तमाम शराइत पूरी की हैं, जिसके नतीजे में तुम मेरे सामने हो। इसलिए कुछ पूछने और बताने का पाबंद मैं नहीं बल्कि तुम हो। तुम्हें मुझसे अहद करना होगा कि मैं जब भी तुम्हें बुलाऊं तो तुम फौरन मेरे हर हुक्म की तामील करोगे। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, इस अहद का मुझे कब तक पाबंद रहना होगा? उसने पूछा। जब तक मैं खुद तुम्हें अपनी मर्जी से आज़ाद नहीं कर देता। मैंने गौर से उसका चेहरा देखते हुए कहा। वो चंद लम्हे मेरी जानिब देखता रहा, फिर उसके लब हिले। ठीक है, मैं अहद करता हूँ कि मैं आपके बुलाने पर फौरन आपके सामने आया करूँगा और आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करूँगा। उसने अहद करते हुए कहा और मेरी जान में जान आ गई। मुझे अपने बुलाने की तरकीब भी बता दो।
आपने मुझे अमले नौरानी के तहत मुसलसल 3 रोज़ के अमल से हासिल किया है और अहद पैमाई का अरसा मुख्तस नहीं किया, इसलिए मुझे बुलाने का तरीकाकार भी आप ही को बताना होगा। जिस तरीके के तहत आप मुझे बुलाने का पाबंद करेंगे, मैं उसी सूरत में आपके सामने जाहिर हो जाऊंगा और आपके काम आऊंगा। ठीक है, तब मैं तुम्हें हमजाद या साया कहकर पुकारा करूंगा। मैंने मुतमईन होकर कहा। हमजाद या साया? उसने पूछा। साया, मैंने जल्दी से कहा, और उसने इस बात में सर हिला दिया और मैंने दिलो दिमाग में सुकून की लहरें सी सरायत करती महसूस की। अब मेरे लिए क्या हुक्म है? उसने इस बार बेहद मुअद्दबाना लहजे में पूछा, जिससे मुझे यकीन हो गया कि वो मुकम्मल तौर पर मेरे इख्तियार में आ चुका है और अब वो किसी भी सूरत में मुझसे या मेरी किसी बात से रूगर्दानी नहीं कर सकता। तुम मेरी हालत देख रहे हो। 3 दिन से मुसलसल जागने, इसी तरह खड़े रहने और भूख प्यास की वजह से मेरी हालत इंतहाई अबतर हो रही है। मेरा जिस्म अकड़ कर रह गया है। क्या तुम मुझे इस कर्बनाक कैफियत से निजात दिला सकते हो? मैंने उसकी जानिब देखते हुए तकलीफ भरे लहजे में पूछा। क्यों नहीं, मैं अभी आता हूँ, उसने मेरी बात सुनकर कहा और वहां से गायब हो गया। उसका वहां से गायब होना था कि मेरा अकड़ा हुआ वजूद किसी पत्थर के बुत की तरह उलटकर एक धमाके से पुश्त के बल गिर पड़ा। जमीन पर गिरने की वजह से मेरा सर जमीन से इस बुरी तरह टकराया कि एक लम्हे के लिए मेरे दिमाग में सूरज सा रोशन हो गया। इससे पहले कि रोशन सूरज गुरूब होकर मेरे दिमाग की तारीकियों को गहराइयों में धकेल देता, उसी वक्त अचानक मुझे किसी के नरम हाथों ने थाम लिया। वह लतीफ हाथ मेरी पेशानी पर था। उस हाथ के लम्स में ना जाने क्या तासीर थी कि मेरी बंद होती हुई आंखें यकदम खुल गईं। मैंने देखा मेरा साया मेरे करीब मौजूद था। उस वक्त उसका चेहरा भी साये की शक्ल इख्तियार किए हुए था। उसका एक हाथ मेरी पेशानी पर था और उसके दूसरे हाथ में मिट्टी का एक छोटा सा प्याला था। ये पी लें आका, इसके पीने से आपकी सारी थकावट, तकलीफ और निढालपन खत्म हो जाएगा। क्या है ये? मेरे मुंह से तकलीफ ज़दा आवाज़ निकली। अरके सुकून, ये मैं आपके लिए 1000 मुख्तलिफ जड़ी बूटियों से निकाल कर आपको राहत पहुंचाने के लिए लाया हूँ, उसने जवाब दिया। मैं नकाहत से कराहता हुआ उठा और उसने वो प्याला मेरे होंठों से लगा दिया। अजीब कसैला सा जायका था जिसकी वजह से मेरी जुबान और गला ईंटने लगा और मेरे सीने में आग सी लग गई। मगर जिसे मैं आग समझ रहा था वही आग जैसे ही मेरे हलक से नीचे उतरी, मेरे जिस्म में अचानक जिंदगी और सुकून की लहरें सी दौड़ने लगी और मेरी हर तकलीफ, नींद का एहसास, भूख प्यास और जख्मों से उठने वाली टीसें चंद ही लम्हों में यूं काफूर हो गईं जैसे कभी उनका कोई एहसास ही ना था। और मैं यूं हशाश बशाश होकर उठ बैठा जैसे तवील नींद लेकर अभी अभी जागा हूं। मैं तशक्कराना निगाहों से उसकी जानिब देखने लगा और सोचने लगा कि अगर आज मैं इस साए को किसी तरह काबू ना कर लेता तो चंद दिनों में ही दुश्मनों की दी हुई ईजाओं की ताब ना लाकर मौत की आगोश में जा सोया होता। जी हाँ, मैं उस वक्त भारत की कैद में था। मुझ पर पाकिस्तान का जासूस और आतंकवादी होने का यानी दहशतगर्दी और अमरीकी तैयारे अगवा करने का झूठा इल्ज़ाम लगाया गया और मेरा जुर्म साबित करके मुझे मौत की सज़ा सुना दी जा चुकी थी। मौत की सज़ा पर 72 घंटों के बाद अमल किया जाने वाला था। मैं पिछले 6 माह से भारतीय फौज की कैद अजियत अंगेज सजाएं भुगत रहा था, जहां काल कोठरी में रखकर वह मुझ पर तरह तरह के मुजालिम ढा रहे थे। मुझ पर बेदरेग कोड़े बरसाए जाते थे। मेरे जिस्म को गरम गरम सलाखों से दागा जाता। ब्लेड और निश्तरों से मेरे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर जख्म लगाकर उन जख्मों में नमक मिर्च भरी जाती और उन वैश्यों ने इंतहाई सफाकी से मेरे हाथ पांव की उंगलियों के एक एक नाखून तक को खींच डाला। वह मुझे अजियतें देते हुए इस बात पर मजबूर करते थे कि मैं इस बात को कबूल करूं कि मैं पाकिस्तानी जासूस और अमरीकी जहाज को अगवा करने वाले हाईजैकरों का साथी हूं। उनका कहना था कि मैं ये भी कबूल करूं कि मैं उनके मुल्क में एक अरसे से सरगर्म हूं, धमाकों और दूसरे तरीकों से सैकड़ों भारतीयों को हलाक कर चुका हूं। मगर आतंकवादियों, हलाकतों और अमरीकी तैयारा अगवा करने वालों से मेरा दूर का भी वास्ता न था। फिर मैं उनकी बात क्यों कर मान जाता? मेरे इनकार पर वो इंतहाई इश्तियाल अंगेज अंदाज में मुझ पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ कर रख देते। मैं चीखता चिल्लाता, रोता पीटता और उनसे रहम की भीख मांगता और चीख चीख कर उन्हें किसी तरह यकीन दिलाने की कोशिश करता कि मैं पाकिस्तानी जरूर हूँ, मगर आतंकवादी, हाईजैकर और कातिल नहीं, और ये कि उन्होंने मुझे किसी गलत फहमी की वजह से पकड़ा है। मगर उन दरिंदा सिफ्त भेड़ियों को मेरी किसी बात पर यकीन ही ना आता। जुल्म तशद्दुद से उन्होंने मुझे अदमुआ करके रख दिया। अजियतें देने और मौत की सजा सुनाने में कर्नल वर्मा और कर्नल प्रकाश पेश पेश थे। वो दोनों तो जैसे मेरे जाने दुश्मन थे। मुझे यहाँ तक लाने, तशद्दुद देने और मौत की कुर्सी तक पहुँचाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। वह मुझे अजियतें देकर और मुझे चीखते चिल्लाते देखकर कहकहे लगाते, जैसे मुझे तकलीफ से चीखता चिल्लाता देखकर उन्हें बेपनाह सुकून और खुशी हासिल होती हो।
ये उन दिनों की बात है जब मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइट पर डॉक्टरी की आला तालीम हासिल करने की गर्ज से अमेरिका जाने के लिए सवार हुआ था। इससे पहले कि मैं आपको अपनी अलमनाक दास्तान सुनाऊं, मैं आपको मुख्तसर तौर पर अपने बारे में बताता चलूं ताकि आप पूरी तरह से हक़ाइक़ की रोशनी में ये जान सकें कि मैं क्या था और मेरे साथ क्या हुआ, और मेरे साथ जो कुछ हुआ था उसमें मेरा कितना अमल दखल था। मुझे अपने साए को काबू करने की ज़रूरत क्यों कर महसूस हुई, और उस साए को काबू करने का नुस्खा मेरे हाथ कहाँ से लगा और मैंने उस पर कैसे अमल किया। मेरा पूरा नाम सिकंदर अजीम है। पाकिस्तान में मेरे वालिद अजीम हफीज़ एक बहुत बड़े सनतकार थे। उनकी लाहौर, कराची और कई दूसरे बड़े शहरों में मुख्तलिफ फैक्ट्रियाँ और कारखाने थे, जिनकी वजह से उनका नाम पूरे मुल्क में जाना पहचाना जाता। इस लिहाज से हम अच्छे खासे खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखते थे। डिफेंस जैसे इलाके में हमारी कई कनालों की कोठी और उसमें मौजूद दर्जनों मुख्तलिफ इकसाम की कारें हमारी इमारत का मुंह बोलता सबूत थी। उस कोठी में मैं अपने वालिदैन के साथ, अपनी 2 बहनों और एक भाई के साथ निहायत शान व शौकत से रहता। दौलत की फरावानी से हमें कोई गम, कोई फिक्र व तरद्दुद न था। अच्छे से अच्छा पहनना, खाना पीना और हर वक्त कारों में घूमना फिरना हमारा मामूल था। हम शहर के सबसे बड़े और महंगे स्कूल में पढ़ते। मेरी 2 बहनें, एक 5 साल और दूसरी मुझसे 2 साल बड़ी थी। ग्रेजुएट करने के बाद उनकी हमने शादियां कर दी थीं, जहां वो अपने घरों में आसूदा हाल जिंदगियां बसर कर रही थीं। मैंने बीएससी करने के बाद मेडिकल में दाखिला ले लिया, जहां मैंने शब रोज़ मेहनत करके डॉक्टरी का इम्तिहान आला नंबरों से पास कर लिया। मेरा भाई काशिफ, जो मुझसे 8 साल छोटा था, एक स्कूल में ज़ेरे तालीम था और मैट्रिक का इम्तिहान देने में मसरूफ़ था। दौलत की इस कदर फरावानी के बावजूद हमें अमीर होने की बू न थी। हम इंसान को इंसान का ही दर्जा देने के कायल थे। हमारे घर आने वाला साहिल कभी खाली हाथ लौट कर नहीं गया। दूसरा, मेरी वालदा मोहतरमा भी पुराने ख्यालात की एक मजहबी और इबादत गुजार खातून थीं, जो हमेशा हमें नेकियों, अच्छाइयों और इंसानियत का ही सबक देती। हमारे घर का हर फर्द खुले दिल का मालिक था। डॉक्टरी का इम्तिहान पास करके मैंने फैसला कर लिया कि मैं आला तालीम के लिए अमेरिका जाऊंगा। थोड़ी सी पसोपेश के बाद वालिद साहिब और वालदा साहिबा ने मंजूर कर लिया। मेरे वालिद साहिब तो चाहते थे कि मैंने जितनी तालीम हासिल कर ली है उतनी ही काफ़ी है। अब मैं बड़ा और वो बूढ़े हो गए हैं, इसलिए उनके कारोबार में मुझे उनका हाथ बटाना चाहिए। मगर मुझे डॉक्टर बनने का शौक था। उन्होंने मेरी बात मान ली और मुझे डॉक्टरी की तालीम हासिल करने में कोई दुश्वारी नहीं हुई। वालिदा साहिबा कहती थीं कि कहीं गैर मुल्क में ना ही जाऊं तो बेहतर होगा। छोटा मोटा डॉक्टर तो बन ही गया हूं, किसी गरीब इलाके में जाकर कोई बड़ा अस्पताल या क्लिनिक खोलकर दुखी इंसानियत की खिदमत करूं। मैं खुद भी यही चाहता था और मेरे ख्यालात भी उनसे मिलते जुलते ही थे। हमारे मुल्क में एक से एक काबिल और बड़े से बड़ा डॉक्टर मौजूद था। यहाँ हर मर्ज का इलाज किया जा सकता है। क्या सब डॉक्टर सिर्फ अमीर होने के लिए ही डॉक्टर बनते हैं? वो सिर्फ अमीरों का ही इलाज करते थे। अमीरों को ही तमाम सहूलतें फराहम की जाती। गरीब लोग आम से अस्पतालों में पड़े तड़पते रहते और उनकी तरफ कोई डॉक्टर, नर्सें देखने तक को भी तैयार न होती थीं। और अगर उसी अस्पताल में कोई बड़ी शख्सियत आ जाए तो वो आगे पीछे लाइन लगाकर खड़े हो जाते और दिन रात उनका ख्याल रखते ताकि उनसे बड़ी बड़ी रकमें वसूल कर सकें। इन्हीं बातों और एहसास ने मुझे डॉक्टर बनने पर मजबूर किया और मैंने फैसला किया कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर ही बनूंगा और बड़े बड़े अस्पताल बनाऊंगा और मुफ्त में गरीब लोगों का इलाज करूंगा। यूं एक रोज़ मैं इस्लामाबाद के हवाई अड्डे से अमेरिका जाने के लिए एक इंटरनेशनल फ़्लाइट में जा बैठा और फिर उसी जहाज़ से मेरी बदकिस्मती का आगाज़ शुरू हो गया। जहाज़ को भी फ्लाई किए हुए चंद ही मिनट हुए होंगे कि जहाज़ के मुख्तलिफ हिस्सों में बैठे हुए 5-6 अफराद अचानक उठ खड़े हुए। उन्होंने अचानक ना जाने कहाँ से असलहा निकालकर हाथों में ले लिया। असलहा लेकर वो तेज़ी से जहाज़ के मुख्तलिफ हिस्सों में फैलते चले गए और उन्होंने सबको हैंड्स अप कर लिया। असलहा देखकर जहाज़ में मौजूद हर शख्स खौफजदा होकर रह गया। जहाज़ को हाईजैक होता देखकर औरतें और बच्चे बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगे और हाईजैकरों ने उनको बुरी तरह से डांटना डपटना शुरू कर दिया। उनमें से एक हाईजैकर हाथ में एक दस्ती बम और एक गन लेकर कॉकपिट में चला गया और फिर चंद लम्हों बाद जहाज़ के कैप्टन की आवाज़ सुनाई दी। ख़वातीनो हज़रात, मुझे अफसोस के साथ ऐलान करना पड़ रहा है कि हमारा त्यारा हाईजैक किया जा चुका है। आप लोग हौसले के साथ अपनी अपनी जगहों पर बैठे रहें। हाईजैकरों के कमांडर जो इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं, उनका हुक्म है कि आप सब खामोश रहें और कोई ऐसी हरकत न करें जो उनको इश्तियाल दिला दे और ये आपको नुकसान पहुंचाएं। मेरी भी आप सबसे दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी आप खुद को संभाले रखें। ऐलान ख़त्म हुआ और लोगों में सरासीमगी फैलती चली गई। ये सूरत हाल देखकर मैं भी परेशान होकर रह गया। मैं भी वीआईपी की नशिस्तों की बजाय इकॉनमी क्लास में सफ़र कर रहा था। उस वक्त 3 अफराद थे जिनके खतरनाक चेहरे और हाथों में मौजूद गन्ने हमारी जानिब उठी हुई थीं। 2 अफराद वीआईपी साइड में चले गए और हाईजैकर जैसा कि
जहाज के कैप्टन ने बताया था कि वो उनके सरों पर असलहा लिए कॉकपिट में मौजूद था। इस लिहाज से वो कुल 6 हाईजैकर थे जिन्होंने आने वाहिद में पूरे जहाज पर कंट्रोल संभाल लिया और तकरीबन हर शख्स को खामोश और खौफजदा करके रख दिया। लेकिन चंद बच्चों के रोने की आवाज़ें अभी भी आ रही थीं, जिनकी डरी हुई माएँ उनको खामोश कराने की कोशिश कर रही थीं। इकॉनमी क्लास में मौजूद तीनों हाईजैकरों ने अपनी अपनी पोजीशनें संभाल लीं। उनमें से एक सबसे पिछली तरफ और दूसरा कॉकपिट की तरफ जाकर उस तरफ मुंह करके खड़ा हो गया था ताकि वो आसानी से तमाम मुसाफिरों पर नजर रख सकें, जबकि तीसरा हाईजैकर, जो शक्लो सूरत से ही छटा हुआ गुंडा नजर आता था, कंधे से गन लटकाए ट्रैगर पर उंगली रखे एक एक मुसाफिर पर नजर डालता हुआ इधर उधर फिरने लगा। उसके चेहरे और उसकी आंखों में बला की सफाकी थी। यही हाल दूसरे हाईजैकरों का था। उनके चेहरों पर भी दरिंदगी और सफाकी यहाँ थी। मैं उन हाईजैकरों को देखकर परेशान होकर रह गया। ना जाने ये कौन थे, किस कौमियत से ताल्लुक़ रखते थे और इन्होंने किस मकसद के लिए जहाज़ को हाईजैक किया, और ये कि अब ये जहाज़ को किस तरफ ले जाएंगे। बेशुमार सवालात मेरे जहन में चकराने लगे। लंबे जख्म के निशान वाला हाईजैकर पहले ही जहाज़ के अमले को पीछे ले जाकर ना जाने कहाँ बंद कर आया था। मेरे साथ वाली नशिस्तों पर एक उधेड़ उम्र मर्द और उसके साथ एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उन दोनों के चेहरों का रंग खौफ से जर्द हो रहा था। बूढ़ी औरत, जिसकी उम्र 50-55 की होगी, पूरी तरह से कांप रही थी और उधेड़ उम्र उसका हाथ पकड़े डरे डरे अंदाज में उसे तसल्लियां दे रहा था। उन दोनों का ताल्लुक भी पाकिस्तान से ही था। वो बूढ़ी औरत से कह रहा था, घबराएं नहीं माँ जी, ये लोग हमें कुछ नहीं कहेंगे। इन्होंने जहाज को किसी और मकसद के लिए अगवा किया है। इनकी हमसे कोई दुश्मनी थोड़ा ही है जो ये हमें नुकसान पहुंचाएंगे। बाकिर बेटा, मुझे इनकी सूरतों से बड़ा डर लग रहा है। इनसे कहो कि ये इस तरफ ना आए, वरना खौफ से मेरी जान निकल जाएगी। बूढ़ी औरत ने लरसते हुए कहा और मैं उनकी जानिब हमदर्दी से देखने लगा। सिर्फ उस औरत का ही नहीं, वहां पर मौजूद हर शख्स का तकरीबन यही हाल था। मुझे उन हाईजैकरों पर गुस्सा आने लगा कि उन कमबख्तों को अगवा करने के लिए यही जहाज मिला था जिसमें मैं सवार था। बाकिर बेटा, वो मनहूस सूरत फिर इसी तरफ आ रहा है और देखो, वो मेरी जानिब भी देख रहा है। उसे कहो बेटा कि ये इस तरह मुझे न देखे। मैं बूढ़ी औरत हद से ज्यादा खाइफ मालूम हो रही थी। उसके बोलने की वजह से हाईजैकर गालिबन उसी तरफ मुतवज्जा हो गया और खौफनाक नजरों से उनकी तरफ देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। हाय, ये मुआ तो सचमुच हमारी तरफ आ रहा है, मुझे बचाओ बाकिर बेटा, वह हज़ियानी अंदाज में चिल्लाई और उसने जल्दी से उधेड़ उम्र की बगल में अपना सर दे दिया और थर थर कांपने लगी। ये देखकर ना चाहते हुए भी मेरे होंठों पर मुस्कुराहट रेंग आई। उसकी चीख सुनकर कई लोग मुड़ मुड़ कर उसकी तरफ देखने लगे। ये बुढ़िया क्यों चिल्ला रही है? खामोश कराओ इसे, वरना भून कर रख दूंगा। बुढ़िया की चीख सुनकर लंबे जख्म के निशान वाला तेज तेज कदम उठाता हुआ हमारी तरफ आ गया और उसने उधेड़ उम्र से मुखातिब होकर इंतहाई गजबनाक लहजे में अंग्रेजी में कहा, भाई साहब, ये मेरी माँ है। इनको इलाज के लिए अमेरिका ले जा रही हैं और ये आपको देखकर खौफजदा हो रही हैं। उधेड़ उम्र शख्स ने कांपते हुए जल्दी से कहा, शट अप। हाईजैकर गुस्से से धाड़ा और वो सहम गया। हाईजैकर उनकी जानिब खा जाने वाली नजरों से देखता हुआ आगे बढ़ गया और मैंने सुकून का सांस लिया। उसका लहजा सुनकर बहुत से मुसाफिर भी दम साध कर बैठ गए थे। चंद लम्हों बाद जहाज के स्पीकरों से एक बार फिर जहाज के कैप्टन की आवाज सुनाई दी। खबर तीनों हजरात, जहाज का कैप्टन एक बार फिर आपसे मुखातिब है। हाईजैकरों के कमांडर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आप बराए मेहरबानी उनकी बात हौसले से सुनिए। और फिर जैसे किसी ने उसके हाथ से माइक छीन लिया और स्पीकरों से एक खुरदुरी और भारी आवाज खारिज होने लगी। खवातीनों हजरात, मैं कमांडर एक्स आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आपको इल्म है और त्यारे के कैप्टन ने आपको बता दिया है कि इस वक्त त्यारे का कंट्रोल हमारे हाथ में है। हमारी आपसे किसी किस्म की कोई दुश्मनी नहीं और ना ही हम आपको किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा रखते हैं। हमारे बारे में आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं कि हम किस मुल्क और किस कौमियत से ताल्लुक़ रखते हैं। ये समझ लें कि हम कश्मीरियों के खैर ख्वाह हैं। हम तहरीक आज़ादी के मुजाहिदीन हैं और मेरे जहाज़ का अगवा करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अपने वतन के चंद मुजाहिदीन की रिहाई से है जो इस वक्त इंडियन आर्मी ने एक अरसे से कैद कर रखे हैं और उन पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़कर उन पर दुश्मन मुल्क का जासूस और दहशतगर्दी के इल्ज़ाम थोप कर उनको भेजा अपनी गुंडागर्दी का निशाना बना रही हैं और खौफनाक तशद्दुद से एक एक करके उनको हलाक कर रही हैं। हम इस तैयारी को भारत ले जा रही हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयरफोर्स 3M को उतरने की आसानी से इजाज़त मिल जाएगी। अगर ना मिली तो हम अपने तरीके से इजाज़त ले लेंगे। उनसे मुज़ाकरात किए जाएंगे। अगर वो हमसे मुज़ाकरात पर तैयार हो गए और हम तक हमारे साथियों को पहुंचा दिया गया तो आप लोगों को कोई नुकसान पहुंचाए बगैर आज़ाद कर देंगे। ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग किसी अंधेरे में ना रहें और आप में से कोई जोश में आकर
ऐसी हरकत ना कर बैठे जो जहाज के 313 मुसाफिरों और जहाज के दीगर अमले की मौत का जिम्मेदार बन जाए। मेरे हाथ में एक सेफ्टी पिन निकला हुआ बम है और मैं कॉकपिट में मौजूद हूँ। अगर आप में से किसी ने हमसे ताउन करने से इनकार किया तो ये बम बगैर किसी ताखीर के फट सकता है, और इसके फटने का मतलब आप लोग बआसानी समझ सकते हैं। कश्मीर के दहशतगर्द, मेरे करीब बैठे हुए उधेड़ उमर ने ज़ेरे लब बड़बड़ाते हुए कहा। कश्मीर के दहशतगर्द नहीं, कश्मीर के मुजाहिद कहें जनाब, जो अपनी आज़ादी के लिए सरों पर कफन बांधे हुए हैं, जिन्हें अपनी जानों से ज़्यादा अपने वतन और अपने साथियों को बचाने के लिए अपनी जानों की भी परवाह नहीं होती, और जो कहते हैं वो करके दिखा देते हैं। मैंने जख्म के निशान वाले को निगाह में रखकर निहायत आहिस्तगी से उसे जवाब दिया। यानी? उधेड़ उमर मेरी तरफ झुक आया जैसे उसे मेरी बात की समझ ना आई हो। यानी ये जनाब कि अगर इंडियन आर्मी ने इनकी बात ना मानी तो ये उनके लिए आखिरी हद से भी गुजर जाएंगे। हो सकता है ये लोग, मैं कहते कहते रुक गया। जो बात मैं कहने जा रहा था उसे सुनकर उधेड़ उमर और ख़ास तौर पर बुढ़िया तो शायद बुरी तरह से चीखने चिल्लाने पर मजबूर हो जाती और हाईजैकर आकर उसे उसी वक्त गोली मार देता। इसने मैंने फौरन बात बदल दी। हो सकता है ये लोग वो ना हो जो जाहिर कर रहे हैं, बल्कि ये भारत की बजाय किसी और तरफ जा रहे हों। इनका मकसद मुसाफिरों को यरगमाल बनाकर किसी हुकूमत को ब्लैकमेल करके बड़ी रकम हथियाने का हो। हाँ, ये मुमकिन है। इनकी शक्ल सूरत भी कश्मीरियों जैसी नहीं है। जहाँ तक मैंने सुना है कि कश्मीरी इंतहाई गोरे चिट्टे और खूबसूरत होते हैं, जबकि ये सब के सब पक्के बदमाशों और जुराइम पेशा अफराद का गिरोह लगता है। उसने कहा, आपकी बात दुरुस्त मालूम होती है बुजुर्गवार, वाकई शक्ल सूरत से ये कश्मीरी नहीं लगते। दूसरे, ऐसी हरकत करके चंद आदमियों की रिहाई के लिए ये लोग पूरे कश्मीर के लिए अजाब खड़ा कर सकते थे। अगर अमरीकी त्यारे और त्यारे में मौजूद अफराद के लिए इंडियन आर्मी इनके आदमी छोड़ भी दे तो कश्मीर में पहले से मौजूद भारतीय फौजी बाद में पूरे कश्मीर में आग और खून का बाजार गर्म करके रख देंगे। इसका मतलब है कि ये कोई और हैं और इनके मकासद भी कुछ और ही हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कश्मीरियों पर मजीद जुल्म कराने या दुनिया के सामने ये बावर कराने की कोशिश कर सकते हैं कि कश्मीरी मुजाहिदीन दहशतगर्द हैं, या ये इल्ज़ाम सीधा सीधा हमारे वतन पाकिस्तान पर थोप सकते हैं कि त्यारा इस्लामाबाद से उड़ा और उड़ते ही उसे हाईजैक कर लिया गया और फिर भारत ले जाकर इंडियन हुकूमत को मजबूर किया गया कि वो कश्मीर के कुछ लोगों को गुंडागर्दी से आज़ाद करवा लें। मैं दिल ही दिल में उधेड़ उमर के जुमलों पर गौर करता हुआ सोचता चला गया। इस लिहाज से ये कश्मीरियों और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ उसे सारी दुनिया में बदनाम कराने की इंतहाई घिनौनी साजिश भी हो सकती थी। तब फिर इसका तो यही मकसद हो सकता है कि ये ना तो पाकिस्तानी है और ना ही इनका ताल्लुक कश्मीर की किसी तहरीक आज़ादी से था। लेकिन फिर ये सवाल उठता था कि अगर इनका ताल्लुक इंडिया से और किसी साजिशी गिरोह से है तो फिर जहाज़ में इनके पास असलहा कैसे आ गया। फिर दूसरे ही लम्हे मुझे याद आ गया कि यह त्यारा डायरेक्ट पाकिस्तान से अमेरिका की तरफ नहीं जाता था। त्यारा भारत से ही पाकिस्तान आता था और यहाँ से मजीद मुसाफिरों को लेकर आगे रवाना हो जाता। और मुझे अच्छी तरह से याद था कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर अमेरिका जाने वाले मेरे साथ कुल 24 अफराद थे जो इस जहाज़ में सवार हुए, और इन 6 हाईजैकरों में उन पर सवार होने वाले 24 अफराद में से कोई एक भी ना था। इसका वाज़ेह मतलब था कि ये लोग दिल्ली से ही आए थे। अगर इनका ताल्लुक तहरीक आज़ादी से होता तो ये रास्ते में ही जहाज़ को अगवा कर लेते। फिर पाकिस्तान से परवाज़ करने के बाद ही इनको जहाज़ अगवा करने का ख्याल क्यों आया, मैं सोचता चला गया, मगर कोई एक सोच मेरे जहन में जगह न बना सकी। जहन कभी किसी तरफ निकल जाता, कभी किसी तरफ। फिर मुझे उनके कमांडर के अल्फाज याद आए जिसने कहा था कि आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं कि हमारा ताल्लुक किस मुल्क और किस कौमियत से है। फिर वो तहरीक आज़ादी का नाम लेकर वाज़ेह अल्फाज में कश्मीरियों का हवाला भी दे रहा था। ना जाने क्या चक्कर थे, क्या मकासद थे उनके। बहरहाल जो होगा देखा जाएगा या खुद ही सामने आ जाएगा। मैंने ये सोचकर जहन झटक दिया, जाहिर है इस त्यारे में मैं अकेला ही नहीं और भी बहुत से अक्लमंद मौजूद होंगे। ये ख्याल उनको भी आया होगा। जहाज़ काफ़ी देर तक महवे परवाज रहा। फिर कैप्टन ने हमें बताया कि दिल्ली एयरपोर्ट पर वायरलेस से हुकूमती अरकान से उनके मुज़ाकरात हो गई हैं और उन्होंने उनको दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने की इजाज़त दे दी है। आप लोग अपनी अपनी हिफाजती पेटियां बांध लें। जहाज़ चंद ही लम्हों बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कर जाएगा। हमने अपनी अपनी सेफ्टी बेल्ट्स बांध लीं और तकरीबन 20 मिनट इधर उधर चकराने के बाद हमारा त्यारा एक बड़े रनवे पर उतरता चला गया। मैंने खिड़की से बाहर देखा। एयरपोर्ट पर बेशुमार फौजी गाड़ियां और कमांडोज हर किस्म के असलहे से लैस खड़े थे। जहाज़ के रुकते ही उसे मुकम्मल तौर पर उन्होंने अपने घेरे में ले लिया और फिर त्यारे के इंजन बंद होने लगे। जहाज़ में मुकम्मल सकूत तारी था। ना जाने कॉकपिट में हाईजैकरों के कमांडर और दिल्ली कंट्रोल टावर में मौजूद हुकूमती अरकान के दरमियान क्या मुज़ाकरात हो रहे थे। फिर 3 घंटे बाद VIP में घुसा हुआ एक हाईजैकर आया
और हम में से एक को उठाकर एक तरफ ले गया। उस शख्स का खौफ से बुरा हाल हो रहा था। वो लरजता कांपता उस हाईजैकर के कहने पर उठा। शक्लो सूरत से वो कोई अमरीकी मुसाफिर मालूम होता था। हाईजैकर उसे लिए हुए जहाज के दरवाजे के करीब चला गया। उसने जहाज का दरवाजा खोला और उस अमरीकी को बाहर कूदने का हुक्म दिया। अमरीकी बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगा। ये देखकर त्यारे के मुसाफिरों में सरासीमगी फैल गई। अमरीकी त्यारे से छलांग लगाने को तैयार नहीं हो रहा था, जिस पर हाईजैकर को तैश आ गया। उसने अपनी गन का रुख उसकी जानिब किया। तड़तड़ाहट से उसके जिस्म में बेशुमार गोलियां उतार दी। उसकी चीखों से त्यारे में मौजूद कमजोर दिल मुसाफिरों की भी चीखें निकल गईं। गोलियां खाकर वो अमरीकी अपने ही खून में नहाकर दरवाजे के पास गिर पड़ा और चंद ही लम्हों में साकित हो गया। उसकी लाश उठाकर उस हाईजैकर ने दरवाजे की ओर लेते हुए बाहर फेंक दी और तेजी से त्यारे का दरवाजा बंद कर दिया। उनका सफाकपन और बेरहमी देखकर मुसाफिर दम्बखुद रह गए। गुस्से और नफरत से मेरा चेहरा भी सुर्ख हो गया। मैंने खिड़की से कई फौजियों को स्ट्रेचर लिए जहाज की जाने बढ़ते देखा। फिर वो उस अमरीकी की लाश उठाकर तेजी से वापस जाते नजर आए। उसी वक्त स्पीकर दोबारा ऑन हो गए। उसे शायद हाईजैकरों के कमांडर ने जानबूझकर ऑन किया था। देखिए मिस्टर भटनागर, हमने एक अमरीकी की लाश बतौर तोहफा आप तक पहुंचा दी है। अगर 15 मिनट तक आप लोगों ने हमारी बात ना मानी तो त्यारे के एक और मुसाफिर को मारकर हम बाहर फेंक देंगे। हर 15 मिनट के वक्फे के बाद आपको तोहफे में एक अदद लाश मिलती रहेगी और उन सब का खून आपकी गर्दन पर होगा। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, लेकिन स्पीकरों में वो आवाज वाजे ना हो सकी, जिसके बाद दोबारा कमांडर की गुस्सीली आवाज सुनाई दी। नहीं, सिर्फ 15 मिनट। हम पहले ही आपको 3 घंटे दे चुके हैं। अब 15 मिनट से 1 मिनट भी आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। फिर भिनभिनाहट हुई और कमांडर की आवाज आई, ठीक है तो 15 मिनट बाद एक और लाश उठाने के लिए अपने आदमियों को भेज दीजिएगा। उसके अल्फाज इस कदर खौफनाक थे कि त्यारे के तमाम मुसाफिर बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगे, जिस पर हाईजैकरों ने निहायत जारहाना अंदाज इख्तियार कर लिया। उनकी गनों का रुख अपनी जानिब देखकर वो सब खामोश हो गए। आखिर ये हो क्या रहा है? तुम लोगों ने तो कहा था कि तुम्हारी हमसे कोई दुश्मनी नहीं है और हमें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। फिर तुम, एक जोशीले नौजवान ने उठकर तकरीबन चीखते हुए कहा। उसके साथ बैठी हुई औरत ने उसको पकड़कर बिठाने की कोशिश की, मगर वो शायद ज़रूरत से ज्यादा ही जोश में आ गया और उसका यही जोश उसके लिए मौत का पैगाम बन गया। लंबे जख्म वाले हाईजैकर की गन से एक शोला निकला और उस नौजवान के ऐन माथे से खून का फवारा फूट पड़ा और वो चीखे चिल्लाए बगैर ही अपनी साथी लड़की पर गिरता चला गया। लड़की के साथ साथ खौफ से दूसरे लोगों के हलक से भी चीखें निकल गईं। खामोश, अगर किसी की आवाज निकली तो उसका भी यही असर होगा। लोगों को चिल्लाते देखकर लंबे जख्म वाला हाईजैकर इंतहाई गजबनाक अंदाज में धाड़ा और लोगों की चीखें उनके हलक में ही फंस कर रह गईं। अलबत्ता वो लड़की जिसके साथी को मारा गया था, मरने वाले साथी को झंझोड़ते हुए बुरी तरह से चीख चिल्ला रही थी। राशिद, क्या हो गया है तुम्हें? राशिद, उठो राशिद, वो चिल्ला रही थी। और फिर वो भूखी शेरनी की तरह उठकर हाईजैकरों को बुरा भला कहने लगी, जिस पर लंबे जख्म वाले हाईजैकर ने उसके सर में भी गोली उतारकर उसको हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया। लंबे जख्म के निशान वाले ने त्यारे के मुसाफिर 2 अफराद को हुक्म दिया कि वो उन दोनों की लाशों को उठाकर दरवाजे के करीब ले जाएं। जिनको हुक्म दिया गया था वो मौत के डर से फौरन हरकत में आ गए और उन्होंने नौजवान जोड़े की लाशों को उठाकर दरवाजे के पास ले जाकर डाल दिया। माओ ने अपने बच्चों के सर अपनी गोद में छुपा दिए ताकि वो ये रूह फरसा और खूनी मंजर देखकर चीखने न लग जाएं और बर्बरियत पसंद हाईजैकर उनको भी हमेशा के लिए उनसे जुदा न कर दें। कई कमजोर दिल इस खूनी मंजर को देखकर बेहोश हो गए। बेहोश होने वालों में वो खातून भी शामिल थी जो मेरे साथ अपने उधेड़ उम्र बेटे के साथ बैठी थी और बाकिर साहिब आंखें बंद किए खौफ से लरजते हुए अल्लाह अल्लाह करते नजर आ रहे थे। फिर 15-15 मिनट के वक्फों के बाद उस पाकिस्तानी जोड़े की लाशों को भी जहाज से बाहर फेंक दिया गया। अब तो त्यारे के तमाम मुसाफिरों को अपनी अपनी पड़ गई। वहां मौजूद हर शख्स अपने अपने मजहब के खुदाओं को याद करने लगा। वक्फे वक्फे से स्पीकरों पर कमांडर की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो इंतहाई गुस्से में मालूम होता था। आधे घंटे में मजीद 2 अफराद को मारकर जहाज से बाहर गिरा दिया गया। फिर कुछ देर बाद कमांडर ने त्यारे के मुसाफिरों को मुखातिब किया। मुबारक हो ख्वातीनो हजरात, आखिरकार भारतीय हुकूमत 5 लाशें उठाने के बाद हमारे सामने झुकने पर मजबूर हो गई है और उन्होंने हमारे कश्मीरी मुजाहिद भाइयों को रिहा करने की शर्त मान ली है। अब आप लोग इत्मीनान रखें, आप में से किसी को कुछ नहीं कहा जाएगा। इन अल्फाज के साथ ही कई लोगों के चेहरे तो खिल उठे, मगर बहुत से लोग गुमगू की कैफियत से 2-4 थे कि मालूम नहीं हाईजैकरों के कमांडर ने उनसे सच भी कहा है या महज उनको तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था। मेरी नजरें खिड़की से बाहर जमी हुई थीं। हर तरफ फौजी गाड़ियां और मुसल्ला फौजी ही दिखाई दे रहे थे। फिर मैंने वहां एक बड़ी बंद गाड़ी आते देखी जो जहाज के कुछ फासले पर लाकर रोक दी गई। उस गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से 8-10 अफराद को उतारा गया।
उन लोगों के हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे और उनके चेहरों पर गर्दन तक स्याह कपड़ा सा डाल दिया गया था। कमांडर ने अपने किसी साथी को जहाज का दरवाज़ा खोलने का हुक्म दिया। एक हाईजैकर ने दरवाज़ा खोला और चंद ही लम्हों बाद जहाज के साथ एक सीढ़ी आ लगी। हमारे साथी आ गए हैं ख़वातीनो हजरात, अब हमारा उन लोगों से आदमियों का तबादला होगा। त्यारे में वो हमारे 2 आदमी भेजेंगे जिनको हम पहचान कर आप में से 10 अफराद को जहाज से नीचे उतार देंगे। इस तरह 2-2 करके हमारे आदमी त्यारे में आते रहेंगे और 10-10, 20-20 अफराद को हम तबादले की सूरत में त्यारे से बाहर भेजते रहेंगे। कमांडर की आवाज़ आई। फिर 2 अफराद को फौजी निगरानी में मैंने जहाज की तरफ आते देखा। जहाज की सीढ़ियों के पास लाकर उन दोनों कैदियों के बंधे हुए हाथ खोल दिए गए और उनके सरों से स्याह कपड़ा उतार लिया गया। वो बड़ी हुई शेव में सुर्ख और सफ़ेद चेहरों वाले सचमुच कश्मीरी ही दिखाई दे रहे थे। वो बेहद पुरजोश और खुश दिखाई दे रहे थे। बहरहाल वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए त्यारे में आ गए, जिनका उन हाईजैकरों ने पुरजोश इस्तकबाल किया। इसके जवाब में हाईजैकरों ने वादे के मुताबिक 10 अफराद को त्यारे से नीचे उतार दिया, जिनमें 6 औरतें और 4 बच्चे शामिल थे। जो ही वो त्यारे से निकलकर सीढ़ियाँ उतरे, इंडियन आर्मी वाले उनको अपनी निगरानी में घेर कर एक जानिब ले गए और मेरे साथ कई देखने वालों ने सुकून का सांस लिया। हाईजैकरों के 2-2 अफराद ऊपर आते रहे और ये 10-15 अफराद का तबादला करते रहे, यहाँ तक कि त्यारे में मुझ समेत 17 मुसाफिर बाकी रह गए। बेहोश होने वाले अफरादों को उनके साथी किसी न किसी तरह उठाकर बाहर ले गए, जिनमें मेरे साथी उधेड़ उमर बाकिर साहब भी मौजूद थे। अब उन हाईजैकरों के सिर्फ 3 आदमी बाहर थे, जो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ रहे थे। वो अंदर आए तो उनके साथी उनसे लिपट गए। मुसाफिर बेचैनी से इंतजार कर रहे थे कि उनकी बारी कब आए और वह भागते हुए त्यारे से निकल जाएं। खुद मेरी भी यही हालत थी। इस त्यारे से मैं भी जल्द से जल्द बाहर निकल जाना चाहता था। अचानक मेरी नज़र खिड़की से बाहर पड़ी और मैं चौंक पड़ा। फौजी गैर महसूस तरीके से त्यारे की जानिब बढ़ रहे थे, आस लगाए हुए, और त्यारों से निकलने के लिए बेताब मुसाफिरों की उम्मीदों पर उस वक्त औस पड़ गई जब एक हाईजैकर ने त्यारे का दरवाज़ा बंद करके लॉक कर दिया। क्या मतलब, आप लोग हमें त्यारे से बाहर नहीं निकालेंगे? एक शख्स ने घबराए हुए लहजे में उनसे मुखातिब होकर पूछा। नहीं, तुम लोग उस वक्त तक हमारे कैदी हो जब तक हम बाहिफाजत यहाँ से निकल नहीं जाते। त्यारा और आप बदस्तूर हमारे कब्जे में हैं। हम किसी जगह आपको और त्यारे को छोड़ देंगे जहाँ से आपको आकर कोई ना कोई ले जाएगा। कॉकपिट से उनके कमांडर, जो सबसे लंबा तड़ंगा जो कश्मीरी दिखाई देता था, ने बाहर आते हुए मुस्कुरा कर कहा। वह बम में दोबारा सेफ्टी पिन लगाकर जेब में डाल रहा था। शायद अपने साथियों के आने के बाद अब उसे बम की कोई ज़रूरत न रही। अचानक कमांडर की नज़र आने वाले एक कैदी पर पड़ी और मैंने वाज़ेह तौर पर उसे चौंकते देखा। तुम कौन हो? उसने उसकी तरफ देखते हुए चीखने वाले अंदाज में कहा। उसकी बात सुनकर दूसरे हाईजैकर और मुसाफिर भी चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। मुझे ना जाने क्यों कमांडर हाईजैकर का यूं चौंकना मसनूई सा लगा। इससे पहले कि वो अपनी गन सीधी करता, आने वाला वो कैदी जो मुसलसल सर झुकाए हुए था, उसने कमाल फुर्ती से कोई चीज़ जेब से निकालकर जहाज के फर्श पर दे मारी। एक धमाका सा हुआ और एक लम्हे से कम वक्फे में त्यारे में तेज और नागवार बू फैलती चली गई। इस बू में जाने क्या असर था कि मुझे यकबारगी यूं महसूस हुआ जैसे मेरा वजूद पत्थर का हो गया हो, और दूसरे लम्हे मुझे अपने जहन पर अंधेरे की दबीज तय चढ़ती हुई महसूस हुई। यही हाल गालिबन दूसरे मुसाफिरों और तमाम हाईजैकरों का हुआ था, क्योंकि बेहोश होने से कबल मैंने बहुत से लोगों के गिरने की आवाज़ें सुनी थीं, और फिर अचानक जैसे मेरे दाएं गाल पर किसी ने जोरदार थप्पड़ दे मारा हो। चटाक की जोरदार आवाज़ के साथ ही मुझे अपने रुखसार पर सख्त जलन का एहसास हुआ और मैंने कराहते हुए आंखें खोल दी। मेरा जहन अभी शऊर और लाशऊर की कैफियत में मुब्तला था कि उस वक्त मेरे बाएं गाल पर एक और भारी हाथ पड़ा। मेरा मुंह दूसरी जानिब घूम कर रह गया और मेरा बायां रुखसार जैसे अंगारों की शदीद जलन से सुलग उठा। उस थप्पड़ ने एक लम्हे में मेरे लाशऊर को शऊर की दुनिया में पहुंचा दिया, और फिर उस बदले हुए माहौल और अपनी हालत को देखकर मैं चौंके और हैरान हुए बगैर न रह सका। मैं उस वक्त जहाज की बजाय एक कदरे तारीक और बड़े हॉलनुमा कमरे में लोहे की कुर्सी पर बुरी तरह से जकड़ा हुआ था। मेरे हाथ पांव और जिस्म कुर्सी से इस तरह से बांधे गए थे कि मैं सर के अलावा अपने किसी अज़ा को मामूली सी जुम्बिश भी न दे सकता था। मेरे सामने हट्टे कट्टे मजबूत जिस्मों वाले फौजी लिबास में मलबूस खौफनाक शक्लों वाले अशखास खड़े थे, जो चेहरों मेहरों से इंडियन आर्मी के ऑफिसर मालूम हो रहे थे। उनके खौफनाक चेहरों पर जमाने भर की खबासत, सर्द महरी और सफाकपन जैसे सबत होकर रह गई। उनमें से एक शख्स के हाथ में चमड़े का बेल्ट था और दूसरे के हाथ में चमकते हुए फल वाला खंजर नजर आ रहा था। वहां और भी कई फौजी दाएं बाएं खड़े थे। उनकी खून उगलती निगाहें मुझ पर गड़ी हुई थीं। मैं खुद को इस माहौल में और इस बुरी हालत में बंधा हुआ पाकर हैरत ज़दा रह गया। आखिर होश आ ही गया महाशय को। क्या नाम है तेरा? एक भारी चेहरे ने मेरी जानिब देखते हुए
इंतहाई दुरुस्तगी से पूछा, सिकंदर सिकंदर अजीम। मगर सर मैं यहाँ, ये कौन सी जगह है? मैंने उसकी तरफ देखते हुए हकला कर पूछा। सिकंदर अजीम हूँ, कहाँ के रहने वाले हो? उसने मेरी बात अनसुनी करते हुए पूछा। पाकिस्तान में लाहौर का रहने वाला हूँ। लेकिन जनाब आप लोगों ने मुझे इस तरह से क्यों बांध रखा है? पाकिस्तानी जासूस? देखा कर्नल वर्मा, मैं न कहता था कि इसका ताल्लुक पाकिस्तान से है। उस फौजी ने दूसरे से कहा और वो जोर जोर से सर हिलाने लगा, जबकि मैं उसकी बात सुनकर बुरी तरह से चौंक कर रह गया। मेरे दिलो दिमाग में खतरे की घंटियां बजना शुरू हो गईं। आपको गलतफहमी हो रही है जनाब, मैं पाकिस्तानी जासूस नहीं हूँ। मेरा नाम सिकंदर अजीम है और मैं पाकिस्तान में रहने वाला एक आज़ाद और मुहिब्बे वतन शहरी हूँ और एक बहुत बड़े सनतकार का बेटा हूँ। मैंने जल्दी से कहा। मेरी बात सुनकर वो एक लम्हे के लिए चौंके और आपस में किसी अजीब सी जुबान में बातें करने लगे। मैं इंतहाई परेशानी के आलम में उनकी तरफ देख रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन सी जगह है और इन लोगों ने मुझे यहाँ लाकर इस तरह क्यों बांध रखा है। मेरे जहन में त्यारे के अगवा वाला वाकया घूमने लगा। आखिर उन कैदियों के भेस में आने वाला वो कौन था जिसको देखकर हाईजैकरों का कमांडर बुरी तरह से चौंक उठा? अगरचे उसके चौंकने का अंदाज मुझे मसनूई सा महसूस हुआ, मगर उसने अचानक त्यारे के फर्श पर कोई चीज दे मारी, जिससे निकलने वाली गैस ने आने वाहिद में पूरे त्यारे में फैलकर मुझे और शायद दूसरे मुसाफिरों और हाईजैकरों को होशो हवास से बेगाना कर दिया। मुझे होश आया तो मैं किसी कैद खाने में फौजियों के दरमियान घिरा हुआ और लोहे की कुर्सी से बंधा हुआ था। वो मुसाफिर कहाँ गए जिनको हाईजैकर यरगमाल बनाकर अपने साथ ले जाना चाहते थे? और उन हाईजैकरों का क्या बना? क्या वो पकड़े गए? बेहोश कर देने वाली गैस का बम फेंकने वाला शायद भारतीय कमांडोज का कोई आदमी था जो भेस बदलकर हाईजैकरों के कैदियों के साथ त्यारे में घुस आने में कामयाब हो गया। उसने गैस बम फेंककर त्यारे में मौजूद सबको बेहोश कर दिया। फिर शायद कमांडोज फौरन हरकत में आ गए होंगे और जहाज में घुसकर उन्होंने तमाम हाईजैकरों को अपनी गिरफ्त में ले लिया होगा। लेकिन अगर हाईजैकर पकड़े गए थे तब मैं उनकी कैद में क्यों मौजूद था? फिर मुझे अपने सवाल का जवाब दे दिया गया। दोनों फौजी जिनका रैंक कर्नल का था आपस में सलाह मशवरे करने के बाद मुझसे मुखातिब हुए और उन्होंने मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि मैं उन हाईजैकरों का साथी हूँ जिन्होंने अमेरिकन एयरलाइन अगवा और 5 बेगुनाह अफराद को हलाक किया था। उन्होंने बर वक्त कार्रवाई करके अपने कमांडो को हमारे कैदी साथियों के साथ गैस बम देकर त्यारे में भेज दिया, जिसने त्यारे में बम फेंक दिया और हाईजैकरों समेत तमाम अफराद बेहोश हो गए और फिर कमांडो हरकत में आ गए। उन्होंने तमाम मुसाफिरों को न सिर्फ बाहिफाजत त्यारे से उतार लिया बल्कि तमाम हाईजैकरों जिनमें मैं भी शामिल था काबू में कर लिया। 15 कैदियों समेत कुल 21 हाईजैकर थे जिनको मुख्तलिफ कैद खानों में डाल दिया गया है और उनसे पूछगिछ की जा रही है। मुझे भी इस टॉर्चर सेल में पूछगिछ के लिए ही लाया गया है। उन्होंने कहा कि अगर मैं आसानी से कबूल कर लूं कि मैं पाकिस्तानी जासूस हूं और उनके मुल्क में पहले भी दहशतगर्दी करता रहा हूं और ये कि अमरीकी त्यारे अगवा करने वाला हाईजैकर हूं, तो वो मेरे साथ रियायत बरत सकती हैं। उनकी बातें और अपने ऊपर लगे इल्जामात की भरमार सुनकर मैं सख्ते में रह गया। फिर जैसे मुझे होश आ गया, मैं चीख चीख कर उनको बताने लगा, मगर वो मेरी बात सुनने और मानने को तैयार ही ना थे। उनमें से एक कर्नल वर्मा था और दूसरा कर्नल प्रकाश। वो एक ही बात कहते थे कि मैं उनकी बात मान जाऊं और तमाम इल्जामात कबूल कर लूं, मगर ये कैसे मुमकिन था? जिन लोगों और जिन वाक़यात से मेरा दूर का भी वास्ता नहीं, उन इल्जामात को कैसे मैं अपने सर ले सकता था? मेरी कोई दलील, कोई बात ना सुनी गई और मुझे 72 घंटों बाद इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाकर मौत की सज़ा सुना दी गई। मौत की सज़ा सुनकर मेरे असाब जवाब दे गए और मैं अपनी जगह साकित होकर रह गया। कर्नल वर्मा और कर्नल प्रकाश मेरी जानिब फातिहाना अंदाज में देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। मुझे एक काल कोठरी में ले जाकर बंद कर दिया गया और मैं उस काल कोठरी में अकेला बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगा। मैं रो रो कर खुदा से फरियाद कर रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। मुझे अपनी वालदा का पुरनूर चेहरा, वालिद साहब की शफकतें और बहन भाइयों के साथ बीते हंसते खेलते पल याद आने लगे और रोते रोते मेरी हिचकी बंध गई। मेरे जिस्म पर मौजूद मेरे जख्म फिर से हरे हो गए, जिनकी टीसों से मेरे हलक से कराहें और चीखें निकलने लगीं। मैं ठंडे और यखबस्ता फर्श पर कई घंटे इसी आलम में पड़ा रहा। फिर एक फौजी आया और मुझे खाना देकर चला गया, मगर मैंने खाने की तरफ आंख उठाकर भी देखना गवारा न किया। यहाँ तक कि पहरेदार फौजी गालियां बकता खाना लेकर वापस चला गया। मेरी काल कोठरी में मुकम्मल तौर पर अंधेरा था। मेरे दिलो दिमाग पर मौत का खौफ छाया हुआ था। मेरी निगाहों के सामने लोहे की वो कुर्सी घूम रही थी जिससे दर्जनों तार मुंसलिक थे। उस कुर्सी में हजारों वोल्ट बिजली दौड़ रही होती। मुझे अपने बदन में उस बिजली का झटके लगते हुए महसूस हो रहे थे। नौजवान, ये लो, तुम्हारा आखिरी वक्त है। इस तरह रो रो कर या चिल्ला चिल्ला कर हलकान होने की बजाय खुदा को याद करो और ये कुरान पाक पढ़ो, ताकि अल्लाह ताला तुम्हारी गलतियों को मुआफ़ कर दे और तुम्हें मरने के बाद शायद जन्नत में कोई मुकाम मिल ही जाए।
अचानक एक फौजी हाथ में एक कुरान पाक और एक मोमबत्ती वाला दिया लेकर कोठरी के दरवाजे पर आ गया। लोहे के दरवाजे पर एक छोटी खिड़की थी और उसमें से 2 हाथ अंदर आए हुए थे, जिनमें से एक पर कुरान पाक और दूसरे हाथ में दिया था। उस पहरेदार का लहजा बेहद नरम और मोहब्बत आमेज था और उसकी गुफ्तार इस बात की गमाज थी कि वो कोई मुसलमान पहरेदार था। मैं कराहता हुआ उठा और उसके हाथों से कुरान पाक और दिया ले लिया। उसने हाथ पीछे कर लिया और उसका चेहरा खिड़की से आ लगा। तुमने खाना वापस कर दिया था, इसलिए कर्नल वर्मा और कर्नल प्रकाश ने तुम्हारा खाना पीना बंद कर दिया है। 72 घंटों में से 8 घंटे गुजर चुके हैं। तुम्हारे पास जिंदगी के जितने घंटे बाकी हैं उसे याद इलाही में गुजार दो, ताकि खुदा तुम पर रहमत के दरवाजे खोल दे और तुम आसानी से मौत की मंजिल पार कर जाओ। उसने संजीदगी और दुख भरे लहजे में कहा, तुम मुसलमान हो? मैंने उसकी तरफ पुरनम आंखों से देखते हुए पूछा। हाँ, इसीलिए तो मैं तुम्हारे लिए ये कलाम पाक लाया हूँ, उसने जवाब दिया। मेरे भाई, मैं कातिल नहीं हूँ, मैं दहशतगर्द नहीं हूँ और ना ही अमरीकी जहाज अगवा करने में मेरा हाथ था। मैं तो पाकिस्तान से डॉक्टरी की तालीम हासिल करने अमरीका जा रहा था। फिर ये मेरे साथ क्या हो गया? मुझ पर इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम क्यों लगा दिए गए और मुझे मौत की सज़ा क्यों दी जा रही है? मैं ना जाने क्यों उसके सामने बुरी तरह से रो पड़ा। दिए की रोशनी में मैंने उसकी आंखों में भी नमी तैरते देखी। बाज़ औक़ात इंसान को अपने नाकर्दा गुनाहों की सज़ा भी झेलनी पड़ती है मेरे बच्चे। ये खुदा की तरफ से इम्तिहान होता है और जो लोग हंसी खुशी इस इम्तिहान से गुजर जाते हैं, अल्लाह की नज़र में उनका बड़ा मर्तबा, बड़ा मुकाम होता है। उसके लहजे में दर्द था। अगर आप जानते हैं कि मैं बेगुनाह हूं तो आप मेरी मदद क्यों नहीं करते? इन लोगों को आपने मेरी बेगुनाही का क्यों नहीं बताया? मैं बुरी तरह से फट पड़ा। उसने मेरी बात सुनकर शर्मिंदगी से सर झुका लिया। मैं इसी तरह उस बेचारे पर गरजता बरसता रहा और वो खामोशी से सर झुकाए सब कुछ सुनता रहा। मेरी बात का उसने कोई जवाब न दिया। जवाब देता भी कैसे? उसके पास मेरी बातों का जवाब ही नहीं था। फिर वो चला गया। दरवाजे पर लगी खिड़की बंद कर दी गई और मुझे उस काल कोठरी और उस माहौल से वहशत होने लगी। मुझे हर तरफ मौत के भयानक साए नाचते हुए नजर आने लगे। दिए की रोशनी में मैं खुद अपना तवील साया भी देखकर लरज कर रह गया कि शायद वो मौत का फरिश्ता है और वक्त से पहले मेरी जान निकालने आ गया है। दीवानगी, बेपनाह खौफ और खौफनाक माहौल ने मुझे सख्त हरासा कर रखा था। इस खौफ व हरास पर गलबा पाने के लिए मैं कलाम पाक खोल कर बैठ गया। वजू करने के लिए पानी तो वहां मौजूद ना था। फर्श पर मिट्टी की तहें जमी हुई थीं। मैंने उस मिट्टी से तयम्मुम किया और कुरान पाक पढ़ने लगा। दिया काफ़ी बड़ा और तेल से भरा हुआ था। उसकी मोमबत्ती की वजह से वहाँ अच्छी खासी रोशनी हो रही थी। जूं जूं मैं कलाम इलाही का विर्द करता जा रहा था, मेरा बेचैन दिल पुरसुकून होता जा रहा था और जहन में छाया हुआ मौत का खौफ काई की तरह छटने लगा था। कुरान पाक पढ़ते हुए मेरी नज़र कोठरी के एक कोने में मौजूद एक सुराख पर पड़ी। उस सुराख से किसी कागज़ का सिरा सा झांकता हुआ नजर आ रहा था। मैं सर झटक कर दोबारा कुरान पाक पढ़ने लगा, मगर मेरा जहन ना जाने क्यों बार बार उस सुराख और उसे झांकते हुए कागज़ के सिरे की तरफ माइल हो रहा था। फिर जब मुझसे ना रहा गया तो मैं कुरान पाक बंद करके दिए को लेकर उस तरफ आ गया। उंगलियों की पोरों से मैंने कागज़ के सिरे को पकड़ा और उसे बाहर निकाल लिया। 12 इंच यानी 1 फुट लंबा और 6-7 इंच चौड़ा एक छुपा हुआ कागज़ था, जिसे लपेटकर निहायत एहतियात से उस सुराख में फंसाया गया था। खासा पुराना और नरम कागज़ था जो दीवार में सीलन ज़्यादा होने के बावजूद ठीक हालत में था। उससे ना ही कोई लफ्ज़ उड़ा था और ना ही वो किसी जगह से फटा हुआ था। उस पर मोटे हरूफ में मुजर्रब अमल हमजाद नौरानी लिखा हुआ था। मैं ये पढ़कर चौंक पड़ा। हमजाद तो गालिबन इंसान के साथ उसका हमशक्ल अपना साया ही होता है, जिसको अगर किसी अमल से तस्खीर कर लिया जाए तो वो इंसान के सामने आकर उसके ताबे हो जाता है और बड़े से बड़ा, नामुमकिन से नामुमकिन काम करना, दूर दूर की पल में खबर लाना उसके लिए मामूली सा काम होता है। खुदावंद करीम की इस मख्फी मखलूक में इस कदर ज़बरदस्त ताकत पिनहा होती है कि बड़े से बड़ा कवि हैकल इंसान भी उसके करतब देखकर दंग रह जाता है। मैंने बचपन में हमजाद के मुतल्लिक कई कहानियां पढ़ रखी थीं। उस कागज़ पर उस मख्फी मखलूक को तस्खीर करने और उसे काम लेने के तरीके दर्ज थे, जिसे पढ़कर मेरे दिल में भी हुक उठी कि अगर किसी तरह मैं भी अपने साए अपने हमजाद को काबू में कर लूँ तो इस जहन्नुमज़ार से निकलना मेरे लिए किस कदर आसान हो जाएगा। यही नहीं, उस ताकत के बलबूते पर मैं कर्नल वर्मा, कर्नल प्रकाश और उन जैसे उन तमाम लोगों से बदला भी ले सकता था जिन्होंने इंतहाई बेरहमी से मेरे जिस्म पर अपने लिए नफरत, बदले और गारत गरी के निशान सबत किए थे। उन लोगों को हमजाद के जरिए उठाकर मैं हज़ारों फुट की बुलंदी से संगलाख चट्टानों पर गिराकर उनके जिस्मों के हज़ारों टुकड़े कर सकता था। उन पर सांप बिच्छू छोड़ सकता था और उनका वो हशर कर सकता था कि मरने के बाद भी
उनकी बदरूहें मेरे नाम से लरजती और तड़पती रहती। मैं सोचता चला जा रहा था। मैंने हमजाद तस्खीर करने का अमल पढ़ा। उसमें 40 घंटों और 40 दिनों के 2 अमल थे। 40 दिन का अमल पुरसुकून और कदरे सादा अमल था, मगर 40 घंटे वाले अमल में मुसलसल 40 घंटे खड़े रहने की शर्त थी। उसमें भूखा प्यासा रहने की तलकीन की गई थी और दौरान अमल अगर नींद आ जाए और आमिल अगर अपने पाँव पर खड़ा ना रह सके तो बहुत नुकसान का अंदेशा था। उससे आमिल एक लम्हे में जलकर खाक हो सकता था। अमल के वक्त एक प्याले में तेल भरकर मोटी सी बत्ती डालकर उसे रोशन करके अपनी पुश्त की तरफ रखकर इस अंदाज में खड़ा होने की हदायत दी गई थी कि पैरों से लेकर सर तक का साया जमीन पर पड़कर पूरी तरह नजरों में रहना चाहिए था। अमल पढ़कर हमजाद या साये को काबू करने का ख्याल शिद्दत से जड़ पकड़ने लगा और मुझे मौत के अंधेरे में जिंदगी की छोटी सी किरण चमकती नजर आने लगी। हमजाद का वजूद सच था भी या नहीं, ये उस अमल के तहत काबू में आ भी सकता था या नहीं, और इससे वो काम लिए भी जा सकते थे कि नहीं, और क्या फिर इस अमल को मैं पूरा भी कर सकता था। अगर इस दौरान वाकई मुझे मौत आ जाती तो ये मौत जिद्दोजहद करते हुए इत्तफाकी और कम अज कम उस इलेक्ट्रिक चेयर पर आने वाली मौत से कम अजियतनाक होगी। इलेक्ट्रिक चेयर पर हजारों वोल्ट से लगने वाले खौफनाक झटकों और जिस्म में मौजूद एक एक शरियान फटने के ख्याल से ही झुरझुरी आती थी। इससे तो बेहतर ये मौत थी, कम अज कम एक शोला सा लपकेगा और जिस्म एक लम्हे में खाक का ढेर बनकर रह जाएगा। आसान और तकलीफ भी कम होगी। इत्तफाकन इस अमल को पूरा करने की तमाम शराइत पर भी मैं पूरा उतरने के काबिल था। मोमबत्ती वाले चिराग में अच्छा खासा तेल था जो 30-40 घंटे आसानी से जलता रह सकता था। खाना पीना वैसे ही मेरे लिए बंद कर दिया गया था और मौत के खौफ से फांसी पाने वाले मुजरिम को आसानी से नींद आती ही कहाँ थी। इसमें बस मुसलसल 40 घंटे पत्थर का बुत बनकर खड़ा रहने का हौसला दरकार था। अगर मैं किसी तरह मुसलसल 40 घंटे खड़ा रहकर यह अमल पूरा कर लेने में कामयाब हो जाता हूँ, तब हमजाद को तस्खीर कर लेना मेरे लिए कतई मुश्किल नहीं था। मैं काफ़ी देर तक गुमगू की कैफियत से दो चार रहा। आखिरकार मैंने काफ़ी सोच विचार के बाद अमली कदम उठाने का फैसला कर लिया। मैंने अमले हमजाद अच्छी तरह से याद किया और खुदा का नाम लेकर अमल के लिए तैयार हो गया। चिराग को मैंने अपने पीछे एक कदरे ऊंची जगह पर रखा और ऐसी जगह खड़ा हो गया कि मेरा साया बिल्कुल मेरे सामने पड़ने लगा। खड़े होने से कबल मैंने नुस्खे की हदायत पर अमल करते हुए 3 बार आयतल कुर्सी और 3-3 बार चारों कुल पढ़कर अपने गिर्द हिसार बांध लिया था, ताकि दौरान अमल अगर मुझे डराया धमकाया जाए तो हमजाद मेरा अमल रोकने के लिए मुझे किसी किस्म का नुकसान न पहुंचा सके। 382 मरतबा वो अमल पढ़ना था। अमले कुरानी पढ़ते हुए मुझे मुसलसल अपने साए पर नजरें जमाए रखनी थीं। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़कर अपने अमल का आगाज कर दिया। शुरू में तो मैं 1-2 घंटे खड़ा मुसलसल अमल पढ़ता रहा। फिर मुझे अपनी टांगें शाल होती हुई महसूस होने लगीं और मेरा जिस्म तकलीफ़ों से बुरी तरह कांपने लगा। दिल चाहा कि अमल तर्क कर दूं, मगर मौत का खौफ एक बार फिर मुझ पर गालिब आ गया और मैं जल्दी जल्दी अमल पढ़ने लगा। चंद ही घंटों में मेरी हालत इस कदर अबतर होकर रह गई कि बयान से बाहर। फिर मुझे हर तरफ से चीखो पुकार और खौफनाक आवाज़ें आने लगीं। कोई चीख चीख कर मुझे अमल तर्क करने का हुक्म दे रहा था। पहले तो उन खौफनाक आवाज़ों को सुनकर मैं सर से पैर तक कांप कर रह गया, मगर फिर याद आया कि दौरान अमल कोई हर मुमकिन तरीके से मुझे अमल रोकने के लिए डराए धमकाएगा और इस हद तक खौफजदा करेगा कि मैं डर कर अगर एक लम्हे के लिए भी अमल पढ़ते पढ़ते रुक गया तो वो लम्हा मेरी जिंदगी का आखिरी लम्हा होगा। इस खौफनाक एहसास ने मुझे एक लम्हे के लिए भी अमल पढ़ने से ना रुकने दिया। हमजाद मुझे मुसलसल डरा रहा था। कभी मुझे हर तरफ आग भड़कती हुई दिखाई देती, कभी मुझे हर तरफ लाशें ही लाशें दिखाई देती जो खौफनाक अंदाज में जिंदा होकर मेरी जानिब छुरे कुल्हाड़े लिए बढ़ती नजर आती, मगर हिसार के करीब पहुंचते ही वो आने वाहिद में गायब हो जाती और उनके इस तरह सामने आने और गायब होने का सिलसिला जारी रहा। मगर मैं पूरी लगन और हिम्मत से अमल पढ़ने में मसरूफ रहा। कई बार मुझे मेरी वालदा साहिबा और वालिद साहब की आवाज़ें भी सुनाई दी जो मेरे सामने आकर अचानक निहायत मुशफ़िकाना अंदाज में बुला रही थीं, मगर ये सब धोखा फरेब था। मैं भारत के ना जाने किस इलाके में उनसे सैकड़ों हज़ारों मील दूर किस कैद खाने में पड़ा था। वो इस जगह भला कैसे आ सकते थे? मैंने उनकी जानिब भी कोई तवज्जो न दी। वक्त गुजरता रहा और मैं अपना अमल पढ़ता रहा। थकावट और जख्मों की टीसों से मेरे बदन का बोझ बढ़ता जा रहा था। नींद भी मेरी आंखों में बार बार आकर लौट रही थी, लेकिन मैं हिम्मत और जुस्तजू से अपने आप को निहायत सब्र से अमल जारी रखे हुए था। और फिर वो लम्हा आ गया। शायद अमल के मुताबिक 40 घंटों का अमल पूरा हो गया था।
मैं कामयाबी की मंजिलों पर बस कदम रखने ही वाला था जब मैंने अपने साकित और जामिद साए में लर्जिश देखी और फिर वो मुझसे अलग होकर मेरे सामने आ गया। ये थी अब तक की कहानी जो मुझे इस काल कोठरी तक लाने का बायस बनी। मैं काल कोठरी की दीवार से सर टिकाए पुरसुकून हालत में बैठा था। हमजाद के पिलाए हुए अरके सुकून ने हर दर्द, हर अजियत और हर तरद्दुद से निजात दिला दी और ये सारे वाक़यात उस वक्त किसी फिल्म की तरह मेरी आंखों के सामने चल रहे थे। हमजाद साया बने मेरे सामने मौजूद था। मुसलसल जलने की वजह से दिए का तेल शायद ख़त्म हो गया। उसकी बत्ती आहिस्ता आहिस्ता मध्यम पड़ती जा रही थी। आका, इस चिराग में तेल डाल दूं ताकि ये जगह फिर से रोशन हो जाए, अचानक साए ने कहा और मैं चौंक कर अपने ख्यालों से निकल आया। क्या ज़रूरत है, रहने दो, अभी मौत के अहलकार आते ही होंगे। 72 घंटे पूरे होने वाले हैं। मुझे यहाँ कहाँ रुकना है जो इस जगह को रोशन रखूँ। ज़रूरत है आका, बहुत ज़रूरत है। आपसे एक गलती हो गई है जिसकी वजह से मुझे बुलाने के लिए आपको रोशनी की ज़रूरत हुआ करेगी, उसने कहा और मैं चौंक कर सीधा हो गया। गलती? कैसी गलती? उसकी बात सुनकर मैं परेशान हो गया। आपने मुझे साया कहकर पुकारने का अहद लिया है और साया अंधेरे का एक जुज होता है। अंधेरे में हर चीज़ का साया उसमें मदगम होकर रह जाता है। मैं साया हूँ, मैं भी अंधेरे में गुम हो जाऊँगा और अंधेरे में गुम होने की वजह से ना मैं आपकी पुकार सुन सकूँगा और ना आपकी किसी किस्म की कोई मदद कर सकूँगा। इस लिहाज से मैं सिर्फ आपका रोशनी का साथी हूँ। रोशनी की मामूली सी किरण भी मेरे लिए बहुत है। आपसे गलती ये हुई है कि आपने मुझे बुलाने के लिए साए का लफ्ज़ मुख्तस किया है। अगर हमजाद कहते तो मैं दिन और रात दोनों में आपका साथी होता, उसने बताया। तो क्या हुआ, मैं तुम्हें हमजाद ही कह लिया करूँगा, मैंने सुकून का सांस लेकर कहा। अब ये मुमकिन नहीं, ये अहद लेते वक्त ही मुमकिन था। अब मैं सिर्फ आपके लफ्ज़ साया का ही पाबंद हूँ। ये तो तुम बड़ी अजीब बात बता रहे हो। इसका मतलब है अगर मैं अंधेरे में हुआ करूँगा तो तुम मेरी मदद करने नहीं आया करोगे, मैंने कदरे परेशान लहजे में कहा। कतई नहीं, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि दिया फिर से रोशन कर दूँ, बल्कि अब तो मैं आपका ताबे हूँ। आप हुक्म दें तो आपको यहाँ से निकाल कर आपके घर ना पहुँचा दूँ। नहीं, अभी नहीं, घर में जाऊँगा, मगर अभी मुझे कुछ लोगों से अपने ज़ख्मों का हिसाब लेना है। उन लोगों के जिस्मों से इस कदर खून बहाना है जिस कदर मेरी गैर मौजूदगी में मेरी माँ ने मेरे लिए आंसू बहाए होंगे। मैं तुम्हारी हर ताकत से वाकिफ़ हूँ। तुम मुझे यहाँ से एक लम्हे में गायब करके कहीं का कहीं पहुँचा सकते हो। मेरे बड़े से बड़े दुश्मन को एक लम्हे में मलिया मेट कर सकते हो, मगर अपने दुश्मनों से अपना इंतकाम मैं खुद लूँगा। उनको सज़ा और मौत मैं अपने हाथों से दूंगा। तुम्हें बस मेरा साथ देना है, मैंने खौफनाक लहजा इख्तियार करते हुए कहा। मेरे जहन में उस वक्त दुश्मनों से बदला लेने की एक अजीबोगरीब प्लानिंग मुरतब पा रही थी जिससे मैं दुश्मनों के होश उड़ा सकता था। उन सब को, ख़ास तौर पर मैं कर्नल वर्मा और कर्नल प्रकाश को कैसे मुआफ़ कर सकता था जिनकी वजह से मैंने इस कदर अजियतें और अजाब सहे थे। और फिर मैंने कोठरी से बाहर भारी कदमों की आवाज़ सुनी। वक्त पूरा हो गया था, गोया मौत के हरकारे मुझे लेने के लिए आ रहे थे। मेरे होंठों पर एक जहर अंगेज और इंतहाई नफरत भरी मुस्कुराहट आ गई। आओ आओ मेरे दुश्मनों, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। आओ और मुझे यहाँ से घसीटते हुए मौत की कुर्सी तक ले जाओ, फिर देखो मैं क्या तमाशा करता हूँ। मेरे हलक से गुर्राहट नुमा आवाज़ निकली। फिर मैं जल्दी जल्दी अपनी ताकत अपने साए को कुछ हदायत देने लगा और वो गायब हो गया। कदमों की आवाज़ मेरी कोठरी के दरवाजे के करीब आकर रुक गई। दरवाजे पर मौजूद खिड़की खुली। किसी ने झांक कर मुझे देखा। मैं आंखें बंद करके ज़मीन पर लेट चुका था। खिड़की बंद होने की आवाज़ आई और फिर ताले में चाबी लगने की आवाज़ आई और कोठरी का दरवाज़ा खुल गया। 6 माह की मुसलसल अजियतें झेल झेल कर मैं इंतहाई लागर और जहनी तौर पर तकरीबन मफलूज ही होकर रह गया। लेकिन हमजाद के पिलाए हुए अरके सुकून में ना जाने क्या तासीर थी कि जिस्मानी तकलीफ़ों के साथ साथ मेरा जहन भी पूरी तरह तंदुरुस्त और तवाना हो गया। मैं चाहता तो अपने हमजाद की मदद से इस कैद खाने से आसानी से फरार हो सकता था, मगर मैं इन मकर फ़रेब की दुनिया वाले भेड़ियों को ऐसा खौफनाक सबक देने का फैसला कर चुका था कि आइंदा ये किसी दूसरे बेगुनाह शख्स को इस तरह ज़बरदस्ती गुनाहगार और मुजरिम बनाने की सही ना करते। ख़ास तौर पर मैं कर्नल वर्मा और कर्नल प्रकाश को तो किसी भी सूरत में जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। कोठरी का दरवाज़ा खुला और कई फौजी कर्नेली अंदर आ गए। उनके साथ कैप्टन मल्होत्रा था। मुझे टॉर्चर सेल में ईज़ाएं पहुंचाने में उसका भी बड़ा हाथ था। मैं बंद आंखों की झुर्रियों से उनको देख रहा था। देखो, भूख प्यास से इसका दम तो नहीं निकल गया, कैप्टन मल्होत्रा ने अपने एक साथी से तहक्कमाना लहजे में कहा। एक फौजी मुझ पर झुक गया।
मेरे दिल की धड़कन और नब्ज चेक करके उसने कहा, नो सर, अभी जिंदा है। उसने जवाब दिया, गुड, उठाओ इसे। कैप्टन मल्होत्रा ने खुश होकर कहा। वो शायद मेरे जिंदा होने पर इसलिए खुश हुआ था कि मुझे इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाकर मेरी दर्दनाक चीखें सुनना चाहता था। मुझ पर कौड़े बरसाते हुए उसने एक बार कहा था कि चीखो और जोर जोर से चीखो। मुझे इंसानों को तड़पाने और उनकी चीखें सुनकर बेहद लुत्फ आता है। मेरे दुश्मनों की फहरिस्त में उसका भी नाम था। मैंने सोच लिया था कि इसको मैं भी चीखें सुनाऊंगा, उसकी अपनी चीखें। देखता हूँ दूसरों की चीखों को सुनने वाले को अपनी चीखें सुनकर कितना लुत्फ आता है। कैप्टन मल्होत्रा के हुक्म पर 2 सिपाहियों ने मुझे उठा लिया। एक सिपाही ने मेरा दायां हाथ अपने कंधों पर रख लिया, दूसरे ने बायां हाथ, और इस तरह वो मुझे उठाए हुए काल कोठरी से निकलते चले गए। मैंने अपने असाब ढीले छोड़ रखे थे, जिससे वो मुझे बेहोश समझ रहे थे। मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए वो मुझे इसी तरह उठाए हुए एक बड़े हॉलनुमा कमरे में आ गए। वहां भी कई फौजी मुसल्ला और मुस्ताद खड़े थे। कमरे के दरमियान में एक चबूतरा सा बना हुआ था, जिस पर लोहे की एक कुर्सी दिखाई दे रही थी। उस कुर्सी के करीब एक मोटा जल्लादनुमा इंसान खड़ा था, जिसने स्याह रंग की शलवार पहन रखी थी। उसका ऊपर वाला बदन नंगा था। एक तरफ कर्नल वर्मा और कर्नल प्रकाश मौजूद थे। उनके चंद सीनियर अफसर और 2 डॉक्टरों के लिबास वाले अफराद गोया मेरी मौत और मेरी मौत की तस्दीक का पूरा बंदोबस्त कर रखा था। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। मौत की कुर्सी के करीब एक जनरेटर नुमा मशीन भी मौजूद थी, जिस पर एक तरफ चंद बटन और बल्ब भी लगे हुए थे। शायद मौत कुर्सी में उस जनरेटर नुमा मशीन से करंट छोड़ा जाता था, जो चंद ही लम्हों में इंसान को झटके दे देकर मौत की वादियों में धकेल देता। कैप्टन मल्होत्रा के हुक्म से मुझे उस मौत वाली कुर्सी पर बिठा दिया गया और जल्लादनुमा शख्स ने कुर्सी से मुंसलिक बेल्टों से मुझे बांधना शुरू कर दिया। होश में लाओ इसे, कर्नल प्रकाश ने कहा, और एक फौजी पानी का जग लिए आगे बढ़ा। उसने मुझ पर पानी के 2-3 छींटे मारे और भरपूर अदाकारी करता हुआ कराहता हुआ जैसे होश में आ गया, और मैं खुद को कुर्सी पर बंधा हुआ और मौत के फरिश्तों को अपने सामने मौजूद पाकर बुरी तरह नर्वस होने की एक्टिंग करने लगा। मिस्टर सिकंदर, तुम पर कत्ल, आतंकवादी और अमरीकी त्यारे अगवा करने और अपने 5 साथियों के साथ मिलकर त्यारे में 5 अफराद को मारने का जुर्म साबित हो चुका। कोर्ट मार्शल के तहत तुम्हें मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। तुम्हें 72 घंटों का वक्त दिया गया था, जिसमें से 71 घंटे 55 मिनट और 30 सेकंड गुजर चुके हैं। अब तुम्हारे पास सिर्फ 4 मिनट 30 सेकंड बाकी हैं। वक्त पूरा होते ही तुम्हारी कुर्सी में 11,000 वोल्ट यकदम छोड़ दिया जाएगा, जिससे तुम्हारी मौत वाक़या हो जाएगी। मैं कैप्टन मल्होत्रा तुमसे तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूछता हूँ। अगर तुम इन आखिरी लम्हात में किसी के लिए कोई पैगाम छोड़ना चाहो तो तुम्हारा पैगाम उस तक पहुंचा दिया जाएगा। कैप्टन मल्होत्रा ने आगे बढ़कर मेरा फर्द जुर्म सुनाते हुए कहा। मेरी आखिरी ख्वाहिश, मेरे मुंह से निकला। हाँ, अगर तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बताओ। कैप्टन मल्होत्रा ने सर हिलाकर कहा। क्या तुम उसे पूरा करोगे? मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। अवश्य पूरा करेंगे, तुम बताओ। तो फिर ऐसा करो कि किसी डरबे में जाकर अंडा देकर दिखाओ। मैं मरने से पहले तुम्हारा अंडा देखना चाहता हूँ, मैंने अपनी हंसी पेट में दबाते हुए कहा, और वो चौंक कर मेरी तरफ देखने लगे, जैसे उन्हें मेरी दिमागी हालत पर शुबा हो रहा हो। कैप्टन मल्होत्रा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, मगर फिर फौरन बंद कर लिया। मैंने उस पर स्याह साया सा लहराते देखा। वो सर हिलाकर मुड़ा और एक तरफ जाने लगा। कैप्टन मल्होत्रा, कहाँ जा रहे हो? उसे इस तरह मुड़कर जाते देखकर कर्नल वर्मा ने हैरत ज़दा लहजे में पूछा। दूसरे ऑफिसर्स भी हैरत से उसकी जानिब देख रहे थे। अंडा देने? कैप्टन मल्होत्रा ने रुके बगैर कहा, और वो सब बुरी तरह से उछल पड़े। क्या कहा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है मल्होत्रा, या तुम नशे में हो? कैप्टन मल्होत्रा, कर्नल वर्मा ने गरजते हुए कहा और चीखते हुए उसे आवाजें देने लगा। लेकिन कैप्टन मल्होत्रा जैसे उसकी आवाज सुन ही नहीं रहा था। वो तेज तेज कदम उठाता हुआ हॉलनुमा कमरे से बाहर निकल गया। नॉनसेंस, लगता है बास्टर्ड का दिमाग खराब हो गया है। देखा सर आपने, मुजरिम ने कहा कि वो आखिरी ख्वाहिश के तौर पर उसका दिया हुआ अंडा देखना चाहता है, और वो अंडा देने चला गया, जैसे उसका ताल्लुक अंडा देने वाली मुर्गियों से हो। कर्नल वर्मा ने अपने एक सीनियर अफसर से कहा। हाँ, मैंने देखा भी है और सुना भी है, लिहाजा मैं भी जा रहा हूँ, सीनियर अफसर ने जवाब देते हुए कहा, और वो भी बाहर जाने के लिए कदम उठाने लगा। आप भी जा रही हैं? क्या मतलब, आप कहाँ जा रही हैं? सर, कर्नल वर्मा ने उसे भी जाता देखकर हैरत ज़दा लहजे में पूछा। कैप्टन मल्होत्रा को देखने जा रहा हूँ कि वो अंडा कैसे देता है, उसने जवाब दिया, और कर्नल वर्मा का मुंह हैरत से खुल गया, जबकि उसकी बात सुनकर वहां पर मौजूद दूसरे लोगों के चेहरों पर दबी दबी सी मुस्कुराहट उभर आई। कर्नल प्रकाश, कैप्टन मल्होत्रा और ऐसे भटनागर साहब की तबीयत तो ठीक थी ना, या सचमुच वो दोनों पागल हो गई हैं?
कर्नल वर्मा ने कर्नल प्रकाश की जानिब देखते हुए इस्तेजाबिया अंदाज में कहा। मैं खुद भी उन दोनों पर हैरान हो रहा हूँ कर्नल वर्मा। पागल तो नहीं, लेकिन नशे में तो ज़रूर लगती हैं जो ऐसी अहमकपन की बातें कर रहे थे। अब इसका क्या करें? कॉज ऑफ डेथ सर्टिफिकेट पर तो भटनागर साहब ने ये दस्तखत करने थे, उसने झल्लाए हुए लहजे में कहा। भटनागर साहब चले गए तो क्या हुआ? सागरवती साहब भी तो यहीं मौजूद हैं। क्यों सागर साहब? मुजरिम को सजाए मौत देने का समय हो रहा है, क्या ख्याल है सजा पर अमल दरामद किया जाए? कैप्टन प्रकाश ने अपने दूसरे सीनियर ऑफिसर की जानिब सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा। नहीं, अभी नहीं, उसने नफी में जोर जोर से गर्दन मारते हुए कहा, और वो हैरानी से उसकी शक्ल देखने लगे। क्यों सर? आप भी तो भटनागर साहब के रैंक के आला फौजी अफसर हैं। भटनागर साहब की जगह आप भी तो डेथ सर्टिफिकेट पर साइन कर सकते हैं। हाँ, कर सकता हूँ, मगर दस्तखत तब करूँगा जब इस महाशय को मौत की सज़ा दे दी जाएगी और डॉक्टर आनंद और डॉक्टर श्रीनंद साहब इसका डेथ सर्टिफिकेट जारी करेंगे। जी हाँ, डॉक्टर साहिबान इसके मरने के बाद ही इसका डेथ सर्टिफिकेट जारी करेंगे, फिर कार्रवाई शुरू की जाएगी सर। कर्नल वर्मा ने खुश होते हुए कहा। मैंने कहा ना कि अभी नहीं, भटनागर और मल्होत्रा को आ लेने दो, तब कार्रवाई का आगाज करना। जब तक मुजरिम की अंतिम इच्छा पूरी नहीं हो जाती हम उसे सजा नहीं दे सकते, उसने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, और दोनों कर्नल आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी तरफ देखना शुरू हो गए। आपका मतलब है जब तक कैप्टन मल्होत्रा सजाए मौत के मुजरिम को अपना अंडा लाकर नहीं दिखा देता, उस वक्त तक हम इसे सजाए मौत नहीं दे सकते? कर्नल प्रकाश ने इंतहाई ताज्जुब भरे लहजे में कहा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही चाहता हूँ। मल्होत्रा कोई छोटा मोटा ऑफिसर नहीं है, वो इंतहाई होशियार और फौज का इंतहाई ज़हीन आदमी है। वो मुजरिम के कहने पर अगर अंडा देने बाहर गया है तो यकीनन उसमें अंडा देने की सलाहियत होगी, वरना वो कोई पागल थोड़ा ही है जो बाहर चला जाता, उसने खुश होकर कहा। और उसकी बातें सुनकर दोनों कर्नल चकरा कर रह गए और एक दूसरे की जानिब अहमकाना अंदाज में देखने लगे। डॉक्टर्स और दूसरे फौजी उनकी बातें सुनकर मुस्कुराए जा रहे थे। अपने ऑफिसर्स के सामने वो खुलकर हंसने की जुर्रत भी नहीं कर सकते थे, वरना उनके हलक में फंसे हुए कहकहों के तूफान से यहाँ की छत ही उड़कर रह जाती। मैं खुद मुश्किल अपनी हंसी दबाए हुए था। यस सर। आप? कर्नल वर्मा, मैं सीनियर ऑफिसर हूँ या तुम? आप सीनियर हैं सर, मगर कोई अगर मगर नहीं, जो कहा है वैसा ही करो, उसने सख्त लहजे में कहा। और दोनों कर्नल परेशानी और बेबसी के आलम में जबड़े भींच कर रह गए। कर्नल वर्मा और कर्नल प्रकाश मेरी जानिब खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे। चंद लम्हों बाद अचानक कैप्टन मल्होत्रा तेजी से और निहायत पुरजोश अंदाज में भागता हुआ वहां आ गया। उसके हाथ में एक गेंद था। सर, मैंने अंडा दे दिया है, ये देखिए सर, उसने उनके करीब आते हुए इंतहाई मुसरत भरे और पुरजोश लहजे में कहा, और वहां पर मौजूद सबकी हंसी निकल गई। अंडा देखकर इस बार कर्नल वर्मा और कर्नल प्रकाश के लबों पर भी मुस्कुराहट आ गई। जोशो जज्बात से कैप्टन मल्होत्रा का चेहरा सुर्ख होकर रह गया, जैसे अंडा देकर उसने वाकई बहुत बड़ा कारनामा सरंजाम दे डाला हो। सीनियर ऑफिसर सागरवती मुतज्जिब निगाहों से कैप्टन मल्होत्रा के हाथ में मौजूद अंडे को देख रहा था। फिर उसने उसके हाथ से अंडा ले लिया। वेल डन कैप्टन मल्होत्रा, वेल डन, तुम वाकई हमारे एक होनहार और निहायत जिम्मेदार ऑफिसर हो। तुमने अंडा देकर यह साबित कर दिया है कि तुम में इतना बड़ा और खूबसूरत अंडा देने की भरपूर सलाहियत मौजूद है। तुम्हारी सलाहियत को मैं एक कारनामे की हैसियत से लिखकर ऊपर भिजवाऊंगा। मुझे यकीन है तुम्हारे इस कारनामे को ऊपर वाली सतह पर बेपनाह सराहा जाएगा और तुम्हें महावीर चक्कर का निशान दिया जाएगा। सीनियर ऑफिसर सागरवती ने कैप्टन मल्होत्रा की तारीफ करते हुए कहा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, कैप्टन मल्होत्रा ने खुश होते हुए कहा। दूसरे फौजी हंस रहे थे, जबकि दोनों कर्नल सर पकड़े फटी फटी निगाहों से एक दूसरे का मुंह तक रहे थे। अपने सीनियर ऑफिसर की मौजूदगी में वो खामोश थे, वरना शायद कैप्टन मल्होत्रा पर वो बुरी तरह से गरजने बरसने लग जाते। कैप्टन मल्होत्रा, भटनागर साहब कहाँ हैं? कर्नल प्रकाश ने कैप्टन मल्होत्रा की तरफ उसे खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए पूछा। मेरा अंडा देखकर वो बहुत खुश हुए थे। अब एक खाली कमरे में बैठकर वो खुद भी अंडा देने की कोशिश कर रही हैं, उसने जल्दी से जवाब देते हुए हैरत ज़दा लहजे में कहा। कर्नल के हुक्म से मौत की कुर्सी में बिजली छोड़ दी गई। सब लोग दम बखुद मेरी तरफ देखने लगे। 11,000 वोल्ट कुर्सी में जा रहे थे, लेकिन मैं आराम सुकून से मौत की कुर्सी पर बैठा था। हमजाद की बदौलत बिजली का करंट मुझ तक नहीं पहुंच रहा था। सब फौजी खौफ से मेरी तरफ देख रहे थे। कर्नल को एहसास हो गया कि शायद बिजली के सर्किट में कोई खराबी पैदा हो गई है। उसने मेरे करीब खड़े फौजियों को हुक्म दिया कि मुझे गोली से उड़ा दिया जाए, लेकिन कबल इसके कि वो कर्नल के हुक्म पर अमल करते, चारों फौजियों में से एक फौजी ने बंदूक का रुख अपने साथियों की तरफ किया और ट्रैगर दबा दिया।
तड़तड़ाहट की आवाज़ों के साथ कमरा इंसानी चीखों से गूंज उठा। मेरे करीब खड़े फौजी खून में लथपथ बंदूक की गोलियों से छलनी जमीन पर गिरते चले गए। फर्श पर खून फैलता चला गया। उसके बाद हमजाद के इशारे से तमाम बंदूकें हवा में उड़ने लगीं। उन बंदूकों की नालियों का रुख फौज के आला अफसरान की तरफ था, जो कि दम बखुद खड़े कमरे में होने वाले खौफनाक वाकयात से बुत बन चुके थे। फिर जैसे ही उन्हें होश आया, वो सब मुझसे मुआफिया मांगने लगे, जबकि मेरी होंठों पर मुस्कुराहट थी। मेरी तरफ देखते हुए उन्हें एक धचका लगा और वो गिड़गिड़ाने लगे, क्षमा कर दो महाराज, हमें क्षमा कर दो। हैं, क्षमा कर दूं? मैंने कहा, क्षमा नहीं, हम तुमसे क्षमा मांग रहे हैं श्री सिकंदर, यानी मुआफी। हमें मुआफ कर दो। हमें नहीं मालूम था कि तुम इतनी शक्तियों के मालिक और इतने महान हो। कर्नल प्रकाश ने लरजते हुए लहजे में कहा, मेहमान, अरे नहीं भाई, मैं तो मौत की सजा पाने वाला मुजरिम हूँ। अभी चंद ही लम्हों में मुझे मौत की सजा मिलने वाली है। इतनी देर में तुम कहाँ मेरी मेहमान नवाजी करते फिरोगे? हाँ, चंद घड़ियों का मेहमान जरूर कह सकते हो तुम मुझे, मैंने अहमकाना अंदाज में कहा। श्री सिकंदर, तुम्हें हमारी बात समझ में नहीं आ रही। हम तुम्हें कुछ कह रहे हैं और तुम जवाब कुछ दे रहे हो। उसने खौफजदा होने के बावजूद हैरत का इजहार किया। नहीं यार, कबाब भी नहीं खाऊंगा मैं। कबाब खाने से मेरे घुटनों में मरोड़ उठने लगते हैं, मैंने हमाकत से भरपूर लहजे में कहा। और वो एक दूसरे की शक्लें देखने लगे। लगता है श्री सिकंदर हमारा मजाक उड़ा रही हैं। हमें क्षमा कर दो श्री सिकंदर, हमसे भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल। हमें नहीं मालूम था कि तुम इतनी शक्तियों के मालिक हो और बंदे होने के बावजूद और हाथ पैर हिलाए बगैर हम सबको हलाक कर सकते हो। तुम पर बिजली ने असर किया और ना ही तुम पर गोलियों का कोई असर हुआ। यहाँ तक कि तुमने अपनी गैबी शक्ति से उन गन्नों को भी हवा में मौलिक कर दिया और खाली गन्नों से गोलियों की बरसात भी कर दी। श्री सिकंदर, हमें मालूम हो गया है कि तुम एक बहुत बड़े जादूगर या किसी देवता के अवतार हो, जिसे हम मामूली सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और तुम चाहो तो हमें एक लम्हे में मौत के घाट उतार सकते हो। हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं श्री सिकंदर, तुम हमें मत मारो और हमें मुआफ कर दो। हमने तुम पर जो जुल्म किए हैं उसका हम प्रायश्चित करने को तैयार हैं। अगर कहो तो हम तुम्हें यहाँ से निकाल कर तुम्हारे मुल्क वापस भिजवा देंगे, परंतु भगवान के लिए अपनी शक्ति से कहो कि ये गन्ने नीची कर ले। हम सीनियर ऑफिसर सागरवती खौफजदा लहजे में कहता चला गया। मेरे साय ने गालिबन उस पर से अपना असर खत्म कर दिया था। कैप्टन मल्होत्रा भी इंतहाई खौफजदा और परेशान नजर आ रहा था। सागरवती ने कहते हुए मेरे सामने बाकायदा हाथ जोड़ दिए। उसकी देखा देखी उन सब ने भी मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए मुझसे मुआफिया मांगना शुरू कर दी, मगर मैं अहमक बनकर जानबूझकर उनका मजाक उड़ाता रहा। तुम लोग अपनी जिंदगियां बचाना चाहते हो? अचानक मैंने संजीदा होकर उनकी तरफ देखते हुए पूछा और उन्होंने जल्दी जल्दी इस बात में सर हिलाना शुरू कर दिया। तब फिर तुम्हें मेरी चंद शराइत मानना होंगी। मानेंगे श्री सिकंदर, हम तुम्हारी सारी शर्तें मानेंगे, बस तुम हमारी जान बख्श दो और हमें ना मारने का वचन दे दो। कैप्टन मल्होत्रा ने जल्दी से कहा। मेरे वचन के पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए वो तुम्हें नहीं दे सकता। बहरहाल तुम लोग वाकई अगर मरने के ख्वाहा नहीं हो तो ऐसा करो, अपने कपड़े उतार दो। कपड़े? उनके मुंह से हैरत से एक साथ निकला। हाँ, तुम लोगों ने फौजी वर्दियां पहन रखी हैं, उसके नीचे ला मोहल्ला तुम लोगों ने जांगिए भी पहन रखे होंगे। उनको छोड़कर अपना सब कुछ उतार दो, मैंने बदस्तूर संजीदा लहजे में कहा। परंतु श्री सिकंदर, तुम हमारे कपड़े क्यों उतरवा रहे हो? कर्नल प्रकाश ने बौखला कर कहा। तुम लोगों का नंगा नाच देखने के लिए, मैंने इत्मीनान भरे लहजे में कहा, और वह मुंह खोलकर मेरी शक्ल देखने लगे। श्री महाराज सिकंदर, हम पर रहम करो, हमसे हमारे कपड़े मत उतरवाओ। हम ठीक है, मैं तुम पर रहम करते हुए इन गन्नों को हुक्म दे देता हूँ कि ये गोलियां बरसाकर तुम्हें हलाक कर दें। क्या ख्याल है, कर दूं रहम? मैंने इस्तेहज़ाइया अंदाज में कहा। नहीं नहीं, हम कपड़े उतार देते हैं, गोलियां मत चलवाना हम पर, उन्होंने सहम कर कहा और एक दूसरे से नजरें चुराते हुए अपनी वर्दियां उतारने लगे। चंद ही लम्हों में वो मेरे सामने जांगियों में खड़े अपना वजूद छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। शाबाश, अब इसी तरह नाचना शुरू कर दो, मैंने कहा, और वो अहमकों की तरह मेरी तरफ देखने लगे। उनकी नजरें बता रही थी जैसे वो मेरी दिमागी हालत पर शक कर रही हैं। मैंने दबी जुबान में अपने साय को हुक्म दिया कि वो मुझे बंदिशों से आज़ाद कर दे। साय ने फौरन ही मेरे हुक्म की तामील करते हुए मुझे कुर्सी की बंदिशों से आज़ाद किया और मैं हाथ पांव मसलता हुआ उठ खड़ा हुआ। मुझे खुद ब खुद यूं कुर्सी से आज़ाद होकर उठता देखकर उनकी आंखें एक बार फिर फैल गईं। अरे, ये तुम अहमकों की तरह मुंह फाड़े मेरी जानिब क्या देख रहे हो? मैंने तुम्हें नाचने को कहा था, नाचो, मैंने चीख कर कहा, और वो अहमकाना अंदाज में नाचने लगे। उनका नाचने का अंदाज इस कदर बेढंगा था कि ना चाहते हुए भी मैं हंस पड़ा।
बहुत खूब, इसी तरह नाचते रहो और नाचते नाचते अपने जूते उठाकर एक दूसरे के सरों पर मारना शुरू कर दो। मैंने हंसते हुए कहा। वो बेबसी और खौफ भरी नजरों से मेरी तरफ देखते हुए नाच रहे थे और फिर मौत को सरों पर मंडलाते देखकर उन्होंने चारों नाचार अपना अपना एक जूता उठा लिया और एक दूसरे के सरों पर जूते मारने शुरू कर दिए। जिसके सर पर जूता पड़ता वो पिटकर जूता मारने वाले की जानिब खूंखार नजरों से देखता और फिर जवाब में उसके सर पर इस जोर से जूता मारता कि उसके मुंह से चीख निकल जाती। मैं उनके बेहंगम नाच और उन्हें एक दूसरे पर जूते बरसाते और चीखते हुए देखकर दिल खोलकर हंस रहा था। फौज के इतने बड़े और आला अफसरों को मैं हकीकतन तिगनी का नाच नचा रहा था। वो नाचते हुए और एक दूसरे पर जूते बरसाते हुए बेहाल हुए जा रहे थे। हम पर दया करो महाराज सिकंदर, भगवान के लिए हमें क्षमा कर दो। हम जानते हैं कि हमने तुम्हारे साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया, परंतु तुम भी तो हमारे इतने आदमियों को मार चुके हो। हमें अब तो छोड़ दो। मैं बूढ़ा और दिल का मरीज हूँ। अगर मैं कुछ देर और इसी तरह नाचता रहा तो मैं मर जाऊंगा। कैप्टन मल्होत्रा ने नाचते नाचते रहम भरी निगाहों से मेरी जानिब देखते हुए इल्तिजाइया लहजे में कहा। उसी वक्त कर्नल वर्मा ने उसके सर पर जोर से जूता दे मारा और उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। वाह कैप्टन साहब, आप तो नाचते भी बहुत अच्छा हैं और आपके चीखने का अंदाज भी बेहद सुरीला है। आपको तो इंसानों की चीखें सुनकर बहुत लुत्फ आता था ना, आज अपनी चीखें सुनकर आपको लुत्फ नहीं आ रहा क्या? मैंने तंज से भरपूर लहजे में कहा। क्या ख्याल है आका, इनका अभी आपने नाच देखना है या मार डालूं इन्हें? अचानक साय ने मेरे कान में कहा और मैं चौंक पड़ा। नहीं, अभी इन लोगों को हलाक नहीं करना, इनको मैं खुद मारूंगा। इनको मैं एक एक बार नहीं सैकड़ों बार, और वो भी तरसा तरसा कर मारूंगा। वैसे भी अभी मुझे इन लोगों से बहुत कुछ पूछना है। मैंने उसे जवाब दिया। आप इनसे जो पूछना चाहते हैं वो सब कुछ मैं भी आपको बता सकता हूँ, उसने कहा। वो शायद मेरी बात का मतलब समझ गया था। मैं जानता हूँ, मगर मैं सब कुछ इनसे खुद पूछूंगा, अपने तरीके और अपने अंदाज से। इन्होंने मुसलसल 6 माह मुझ पर जो इल्ज़ाम लगाए हैं, मैं वो इल्ज़ाम इनको सच साबित करके दिखाऊंगा। इन्हें बताऊंगा कि कातिल कौन होता है और दहशतगर्द किसे कहती हैं। इन्होंने मेरे खिलाफ और मेरे मुल्क के खिलाफ जो साजिश की थी, ना सिर्फ मैं उसका बदला लूंगा बल्कि इनका ऐसा हशर करूंगा कि मरने के बाद इनकी रूहें भी मेरे नाम से लरजती और कांपती रहेंगी। मैंने कहा और हमजाद साया खामोश हो गया। ये बात कहते हुए मेरे जहन में एक बार फिर लावा सपकने लगा। कर्नल वर्मा वगैरह अभी तक मुसलसल नाच रहे थे और एक दूसरे के सरों पर जूते बरसा बरसा कर हाल से बेहाल हुए जा रहे थे। सीनियर ऑफिसर सागरवती को किसी का जोर से जूता पड़ने की वजह से सर भी फट गया था, जिससे खून निकल निकल कर उनके चेहरों तक आ गया था। मगर हवा में मौलिक गन्नों और मौत के खौफ से वो उसी तरह नाचते और एक दूसरे से जूते खाते जा रहे थे। कैप्टन मल्होत्रा 1-2 बार नाचते नाचते थक कर गिर भी चुका था, मगर जैसे ही वो गिरता हवा में मौलिक एक गन तेजी से नीचे आ जाती और उसकी नाल जब कैप्टन मल्होत्रा के सर से लगती तो वो बौखलाकर फिर उठ खड़ा होता और मुंह से अजीब अजीब आवाज़ें निकालता हुआ नाचने लगता। उन सब का एक दूसरे से जूते खा खा कर और नाच नाच कर बुरा हाल हो चुका था। अगर वो कुछ देर और नाचते रहते तो शायद उनमें से एक आध जरूर दुनिया से कूच कर जाता, इसलिए मैंने उनको नाचने से रोक दिया। मेरा हुक्म सुनते ही वो फौरन रुक गए और रुकते ही यूं जमीन पर गिरते चले गए जैसे अपने पैरों पर खड़ा रहने की मामूली सी भी शक्कत न रही हो। वो हल्काए हुए जानवरों की तरह हाँप रहे थे। उनके जिस्म पसीने से शराबूर हो रहे थे, होंठ खुश्क और आंखें ऊपर को चढ़ी हुई मालूम हो रही थीं और वो इस बुरी तरह से गहरे गहरे सांस लेते हुए हाँप रहे थे जैसे मीलों दौड़ लगा कर आए हों। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उनके करीब आ गया। मैंने दबी जुबान में साये को हदायत दी और उनके करीब आकर जोर से चुटकी बजाई। चुटकी बजाते ही फिजा में मौलिक गन्ने आने वाहिद में गायब हो गईं। हाँ मेरे नंगे शेरों, नाचते हुए जूते खाकर तबीयत साफ हुई तुम्हारी, या अभी और नाचते और जूते खाने का इरादा है? महाराज बस भगवान के लिए हम पर मजीद अत्याचार न करो, हमारी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे चुकी है। इससे तो अच्छा था कि तुम हमारे साथियों की तरह हमारी भी हत्या कर देते। सागरवती ने हाथ जोड़कर कहा, चलो ठीक है, मैं तुम पर मजीद अत्याचार नहीं अत्या 5 करना शुरू कर देता हूँ। मैंने मुस्कुरा कर कहा, अत्या 5? क्या मतलब? मतलब ये श्रीमान महाराज कि मैं अपनी शक्ति को हुक्म देता हूँ कि वो तुम सबको यहाँ उल्टा लटका दे और मैं गरम गरम सलाखों से तुम्हारे जिस्मों पर मीनाकारी शुरू कर देता हूँ। क्या ख्याल है? नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? तुम लोगों ने भी तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही किया था। फिर मैं गरम सलाखों से तुम्हारे जिस्म को दागूंगा, तुम्हें कोड़े मारूंगा और तुम्हारे बदनों पर जख्म लगाकर उनमें नमक मिर्च भर दूंगा। तो ये सब कुछ करने से मुझे कौन रोक सकता है? कर्नल वर्मा तुम, कर्नल प्रकाश तुम, या कैप्टन मल्होत्रा तुम? और उनके सर झुक गए। तुम क्या चाहते हो?
कर्नल वर्मा के लहजे में बेबसियां यहाँ थी। मैं चाहता हूँ कि अब तुम गधों की तरह रींकना शुरू कर दो। मैं तुमसे जो पूछूं साफ साफ और सच सच उसका जवाब दो। हो सकता है मुझे तुम पर तरस आ जाए और मैं तुम पर मजीद कोई अत्याचार किए यहाँ से वापस चला जाऊं। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि तुम्हारी हर बात का ठीक ठीक जवाब दे सकें, कर्नल वर्मा ने थके थके लहजे में कहा। गुड, ये हुई ना बात। अब सबसे पहले ये बताओ कि ये कौन सी जगह है? मैंने उनकी तरफ बगौर देखते हुए पूछा। तुम इस वक्त दिल्ली के आर्मी सेक्शन के जेल खाने में मौजूद हो। दिल्ली शहर से 200 किलोमीटर दूर एक गैराबाद और मिलिट्री एरिया के ज़मीन दोज जेल में, कर्नल प्रकाश ने मेरी बात का जवाब देते हुए कहा। आर्मी जेल खाना? इसका मतलब है इस पूरे इलाके में मुकम्मल कंट्रोल तुम्हारे यानी मिलिट्री वालों के पास है? हाँ, उसने जवाब दिया। तब तो इस सारे एरिया में हर तरफ आर्मी वाले ही रहते होंगे, मैंने ख्याल जाहिर किया। नहीं, मैंने तुम्हें अभी बताया था कि ये इलाका शहर से दूर और गैराबाद है। यहाँ हम लोगों ने स्पेशल जेल खाने बना रखे हैं, हुकूमत के बागी और आतंकवादी जैसे बड़े मुजरिमों के लिए, यानी मुझ जैसे बेगुनाह और ऐसे इंसानों के लिए तुम लोगों ने ये जेल खाना बना रखा है जिन पर तुम अपने जुल्म तशद्दुद से उन्हें ज़बरदस्ती अपने नाकर्दा गुनाहों का इतराफ़ करवा सको। अगर वो इतराफ़ जुर्म कर ले तो ठीक, वरना उनको मारकर यहीं दफन कर दो। क्यों, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? मैंने उनकी तरफ नफरत और तंज भरी निगाहों से देखते हुए कहा। ऐसा ही समझ लो, कर्नल वर्मा ने ढिठाई से कहा। ऐसा ही समझ लो नहीं, ऐसा ही है। मेरा लहजा तल्ख हो गया और वो खामोश हो गया। अच्छा ये बताओ कि अमरीकी त्यारा जिन्होंने अगवा किया था वो हाईजैकर कहाँ है? मैंने उनकी तरफ गहरी निगाहों से देखते हुए पूछा। हमें नहीं मालूम। वो हाईजैकर यानी तुम्हारे दूसरे साथी कहाँ हैं? उनके बारे में हमसे बेहतर तुम जानते हो, उसने कहा और मैं इस बार चौंक उठा। क्या मतलब? क्या तुम अब भी यही समझ रहे हो कि मैं उन हाईजैकरों का साथी हूँ और उनके साथ त्यारे को अगवा करने में मेरा भी हाथ था? हकीकत से क्यों मुंह मोड़ रहे हो शेरी सिकंदर? अब तो बाजी तुम्हारे हाथ में है, फिर भी तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम उनके साथी नहीं हो, कर्नल वर्मा ने मुंह बनाकर कहा और मैं हैरान रह गया। उसने जिस वसूख से कहा था मैं उलझ सा गया। कहाँ वो मुझे अजियतें देकर मुझे जुर्म कबूल करने का कह रहे थे और कहाँ अब भी उसी तरह सर पर खड़ी मौत को देखकर भी मुझे त्यारा अगवा करने वालों के साथ शरीके जुर्म ठहरा रहे थे। कर्नल वर्मा, तुमने तो कहा था कि तुम लोगों ने मुझे हाईजैकरों के साथ ही गिरफ्तार किया था। अगर वो सब गिरफ्तार हो गए थे तो फिर अब तुम ये क्यों कह रहे हो कि उनके बारे में मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ? मैंने उसकी जानिब शक भरी नज़रों से घूरते हुए पूछा। हमने तुम सबको गिरफ्तार एक साथ जरूर किया था, मगर हम जब तुम लोगों को एक बंद गाड़ी में गिरफ्तार करके ले जा रहे थे तो रास्ते में अचानक आतंकवादियों के गिरोह ने गाड़ी पर आतिशी असलहा और बमों से हमला कर दिया। सख्त हिफाजत के बावजूद वो अपने सब साथियों को छुड़वा कर ले गए। उनके खौफनाक हमले से गाड़ी उलट गई थी। तुम और तुम्हारे मजीद 2 साथी हमारे साथियों के नीचे दब गए थे, इसलिए वो जल्दी में तुम्हें छोड़ गए। इस तरह 21 आतंकवादियों में से हमारे हाथ आने वाले तुम 3 आतंकवादी ही थे, उसने जवाब दिया। क्या तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल सच, उसने वसूख से कहा। उसकी आंखों में सच था और मैंने होंठ भींच लिए। अब वो दोनों कहाँ हैं? मैंने चंद लम्हों के बाद पूछा। वो दोनों कर्नाटक जेल में हैं। उन्होंने अपना जुर्म फौरन कबूल कर लिया था और तुम्हें भी अपनी साथी की हैसियत से पहचान लिया था। उन्हें वहाँ क्यों ले जाया गया था और मुझे यहाँ क्यों रखा गया था? इसकी कोई खास वजह थी? हाँ, बहुत ही खास वजह थी, और वो खास वजह ये थी कि वो दोनों उस मिलिट्री टॉर्चर सेक्शन से अच्छी तरह से वाकिफ थे। ईज़ाओं और सऊबतों से बचने के लिए उन्होंने फ़ौरन ही एतराफ़ जुर्म कर लिया, जबकि तुम किसी तौर अपना जुर्म कबूल करने को तैयार ही नहीं हो रहे थे। इसलिए उन्हें कर्नाटक जेल में भेज दिया गया और तुम्हें यहीं रख लिया गया ताकि तुमसे एतराफ़ जुर्म करवाया जा सके। वो दोनों असली हाईजैकर ही थे या मेरी तरह बेगुनाह अफराद को ही तुम लोगों ने पकड़ लिया था? मैंने होंठ भींचते हुए पूछा। अगर असली ना होते तो एतराफ़ जुर्म क्यों करते? इस जेल में और कितने कैदी हैं और उन पर क्या जुर्म आयद किए जा रहे हैं? मैंने चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद पूछा। 6 कैदी हैं यहाँ और सबके सब आतंकवादी और ख़तरनाक कातिल हैं। 4 इकबाल जुर्म कर चुके हैं, जबकि 2 तुम्हारी तरह अपनी हठधर्मी पर कायम हैं कि वो ना तो कातिल हैं और ना उनका किसी आतंकवादियों के गिरोह से कोई ताल्लुक है। उनको भी मिलिट्री कोर्ट से सजाए मौत दी जा चुकी है, उसने बताया और मैं पुरख्याल अंदाज में सर हिलाने लगा। लगता है यहाँ बेगुनाह लोगों को गुनाहगार साबित करने में तुम लोगों को खासी महारत हासिल है। उन 6 अफराद को कहाँ से पकड़ा था तुम लोगों ने? क्या वो भी उस जहाज़ के मुसाफिरों में शामिल थे जिसका मैं मुसाफिर था? नहीं, उनमें अमरीकी त्यारे का कोई मुसाफिर नहीं है। उनको हमारे कमांडोज ने रेड हैंडेड भारत के मुख्तलिफ सूबों से गिरफ्तार किया था। लेकिन श्री सिकंदर, तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारा दूसरे कैदियों से क्या लेना देना है? तुम इस वक्त एक आज़ाद और शक्तिशाली मनुष्य हो। तुम अगर यहाँ से जाना चाहो तो आसानी से जा सकते हो।
फिर इस तरह हमसे सवाल जवाब करके तुम अपना वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हो? मैंने तुम्हें बताया है ना कि ये मिलिट्री टॉर्चर सेक्शन है। यहाँ हमारे आदमियों की आमदोरफ्त जारी रहती है। इस वक्त तो तुम हमें छोड़कर बाकी सब मुहाफिजों को हलाक कर चुके हो, लेकिन अगर वो लोग आ गए तो तुम्हारा यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। कर्नल वर्मा ने कहा। धमकी दे रहे हो? मैंने उसे घूरा। नहीं, सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ, उसने जल्दी से जवाब देते हुए कहा। मेरा ख्याल है कि तुम मुझे खासा चक्कर दे चुके हो। तुमने कमाल अदाकारी से मुझे बहलाने और बेवकूफ़ बनाने की पूरी कोशिश कर डाली, लेकिन मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो तुम्हारी बातों से बहल जाऊँ। इसलिए बेहतर यही है कि अब पूरी तरह से खुल जाओ और मुझे असल हकीकत बता दो कि वो हाईजैकर कौन थे, उन्हें तुमने क्यों छोड़ा और उनकी जगह मुझे क्यों पकड़ा गया। तुमने कहा था कि मुझे हाईजैकरों के साथ उनके करीब से पकड़ा गया, जबकि मैं जहाज़ की उन नशिस्तों पर मौजूद था जहाँ से हाईजैकर काफ़ी फासले पर मौजूद थे। फिर तुम लोगों ने मुझे हाईजैकरों के साथ कैसे पकड़ लिया? फिर जब मुझे तुम लोगों ने सजाए मौत दी, उस वक्त जहाज़ के कई मुसाफिरों को तुमने मुझे हाईजैकर के तौर पर शिनाख्त के लिए बतौर गवाह के तौर पर पेश किया। इसके अलावा तुम लोग जबरन मुझे अपना गुनाह मानने पर मजबूर कर रहे थे। सबसे अहम बात यह कि मेरे पास मेरा असली पासपोर्ट, मेरे तमाम डॉक्यूमेंट्स और मेरा टिकट मेरे हमरा था। क्या उसे देखकर तुम लोगों को मेरे बारे में इल्म नहीं हुआ कि मैं हाईजैकर हूं या कोई मुसाफिर? मेरे डॉक्यूमेंट्स तुम लोग अमरीकी एम्बेसी से कन्फर्म भी करवा सकते थे और तुमने मेरे मुतल्लिक तमाम तर मालूमात हासिल की होंगी। फिर तुम कैसे कह सकते हो कि मैं वाकई हाईजैकरों का साथी था? मैंने अपनी एक एक बात पर जोर देते हुए कहा और वह परेशान होकर एक दूसरे की शक्लें देखने लगे। ये सब कुछ हम तुम्हें नहीं बता सकते। चंद लम्हे के बाद कर्नल वर्मा ने होंठ भींचते हुए जवाब दिया। क्यों नहीं बता सकते? मैं गुर्राया। जो कुछ हुआ है उसे भूल जाओ सिकंदर महाराज, उसके लिए हम प्रायश्चित करने को तैयार हैं। हम तुम्हें वचन देते हैं कि हम तुम्हें जिंदा सलामत छोड़ देंगे और तुम्हें किसी न किसी तरह तुम्हारे मुल्क में वापस पहुंचाने का भी इंतजाम कर देंगे। कर्नल प्रकाश ने कहा। बको मत, मैं तुमसे जो पूछ रहा हूँ मुझे उस बात का जवाब दो। तुम लोगों ने मेरे मुल्क के खिलाफ क्या साजिश की थी और उसका नतीजा क्या रहा? हाईजैकर असल में कौन थे और वह इस वक्त कहाँ हैं? उनकी बजाय तुम लोगों ने मुझे और मुझ जैसे किन किन लोगों को पकड़कर इस सऊबत खाने में डाल रखा है, और ये कि वो किस हाल में और कहाँ हैं। हम इस वक्त तुम्हारी जादूगरी की ताकत के सामने बेबस हैं श्री सिकंदर, लेकिन हम गद्दारी वतन नहीं हैं। तुम हमसे जो कुछ भी पूछ रहे हो उसका जवाब देने की बजाय हम मरना ज्यादा पसंद करेंगे। तुम बेशक हमें गोली मार डालो, सीनियर ऑफिसर ने बेबसी की मिलीजुली कैफियत में मुझे सख्ती से जवाब देते हुए कहा। तुम्हारी इस बात से पता चलता है कि तुम लोग वाकई मेरे मुल्क के खिलाफ किसी घिनौनी और मजमूम साजिश में मुलव्विस हो। ठीक है, फिलहाल तुम मुझे कुछ नहीं बताते तो ना बताओ, मगर मैं बहुत जल्द तुमसे इन सारी बातों का पता लगा लूंगा। तुम सबको मजबूर कर दूंगा कि तुम खुद ही इस साजिश के चेहरे पर से नकाब उतार दो। फिर मैं तुम सबका वो हशर करूंगा जो रहती दुनिया तक को याद रहेगा। इसके अलावा तुम लोगों ने मेरे मुल्क के खिलाफ जो चाल चली होगी उसको बेनकाब करके मैं पूरी दुनिया के सामने ना ले आया तो मेरा नाम सिकंदर नहीं। जाओ, भाग जाओ, चले जाओ यहाँ से। मुझसे जितना दूर भाग सकते हो भाग जाओ, लेकिन जिस वक्त तुम मेरी गिरफ्त में आ गए वो दिन और वो लम्हा तुम्हारी जिंदगियों का आखिरी दिन होगा। दफा हो जाओ। मैं हलक के बल गुर्राया और वो अपनी जान बचती देखकर जल्दी से उठ खड़े हुए और पागलों की तरह भागते चले गए। उन्होंने अपना लिबास और जूते तक पहनना गवारा नहीं किया। चंद ही लम्हों में वो हॉलनुमा कमरे से बाहर निकल चुके थे। साया, उनके जाते ही मैंने अपने साये को आवाज दी। दूसरे ही लम्हे वो मुजस्सम इंसान मेरा हमशक्ल मेरे सामने था। आका, उसने सर खम करते हुए मुअद्दबाना लहजे में कहा, मैं चाहता हूं कि ये लोग इस एरिया से दूर निकल जाएं और इनके जहनों से ये सारे वाक़यात और तुम्हारी ताकत का ख्याल महव हो जाए। इनके जहन में पूरी पूरी तस्वीर रहनी चाहिए और इनको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि सिकंदर नामी दहशतगर्द इनके साथियों को हलाक करके और इनके मिलिट्री टॉर्चर सेल को तबाह करके फरार हो गया है। वो मेरे और मैं उनका जानी दुश्मन हूँ और इन्हें यह बावर करा दो कि मुझे पकड़ने के लिए उन्हें हर मुमकिन कार्रवाई करना होगी, वरना मैं उनके लिए ही नहीं उनके मुल्क के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता हूँ। मैंने होंठ भींचते हुए उसे हुक्म दिया। मेरी बातें सुनकर एक लम्हे के लिए उसकी पेशानी पर हैरत की सिलवटें नमूदार हुईं। फिर मेरे दिल की बात और मकसद भांप कर उसके लबों पर मुस्कुराहट आ गई। हुक्म की तामील हो गया का, उसने कहा और वहां से गायब हो गया। मैं उसके गायब होने के बाद इलेक्ट्रिक कुर्सी पर बैठा देर तक अपने ज़हन में मंसूबे बनाता रहा।